गाइस पाकिस्तान के अंदर लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती कि उनके पास अगर पैसा पड़ा है तो वो अपने पैसे को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है कि इसके लिए भी एक प्लानिंग चाहिए होती है। ऐसे नहीं होता कि बंदा एकदम से उठ के आके कहे कि भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। इससे लोग पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी करते हैं, बिकॉज उनको एक्चुअल में जो हाउ नाउ होती है वो पता ही नहीं होती कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किस तरीके से की जाती है। फॉर दैट हमने वली भाई को इनवाइट किया है। वली भाई बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर और पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात करते हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट किस तरीके से स्टार्ट की जाएँ और इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके की पाकिस्तान के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स हों, जहाँ पर हमारे नुकसान भी ना हों। सो वली भाई कैसे हैं आप? और ये बताएं कि अगर कोई आदमी अपनी 20s के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, तो क्या वो 30s या फिर 40s के अंदर अपनी रिटायरमेंट प्लान ले सकता है कि मतलब कि वो बिल्कुल रिटायर हो जाए? और अस्सलाम वालेकुम अब्बास, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। और बहुत अच्छा टॉपिक है। और मेरा तो चैनल जो यूट्यूब का है वो है ही इसी पर्सपेक्टिव से। और आप पाकिस्तान की बात करें, मैं तो कहता हूँ दुनिया में किसी को भी जो है ना, जो 90% लोग हैं उनको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं पता। हम बहुत शैलो किस्म की बातें करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में कि लेट से इवन बाहर भी लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, पाकिस्तान में प्लॉट्स की बात करते हैं, या कोई ज्यादा स्पेकुलेटिव चाहेगा तो वो बिटकॉइन की बात करने लगेगा। लेकिन जो बात असल में है इन्वेस्टमेंट्स की, वो बात नहीं करते हम स्टॉक्स की बात नहीं करते बहुत ज्यादा। बल्कि पाकिस्तान में तो एग्जैक्टली। बिल्कुल ही नहीं करते। फिर भी बिल्कुल ये भी। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर तो फिर भी काफी बात चल रही होती है स्टॉक्स की। तो अब अच्छा, जहां तक बात है कि आपने जैसे बोला ना, बहुत ये एक पॉपुलर टॉपिक है कि हम 40s की एज में रिटायर हो जाएं। तो उसमें जी। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आते हैं, वो इतना आसान नहीं होता। बाहर का जो मॉडल है जिसको हम फायर कहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, जिसको बहुत सारे लोग बात करते हैं उसकी। लेकिन हम उसको बहुत सारी बातें, जैसे लेट्स से वॉरेन बफे के बहुत सारे जो कोट्स हैं, वो हम पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। बहुत सारी बाहर की बुक्स हैं, वो पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसी तरह से ये जो फायर का कॉन्सेप्ट है, वो हम डायरेक्टली पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के अपने डायनामिक्स हैं। और प्लस ये कि पाकिस्तान की अपनी जो लेट से जो फैमिली की जो सिचुएशन होती है, या लेट से फॉर्मेशन होती है, वो बाहर नहीं होती है। हमें लेट से 40 साल का जो बंदा होगा उसको पूरी फैमिली को फिर भी सपोर्ट करना होगा। 40 साल का बंदा हो सकता है जब लेट से वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर उसको 40-45 की एज में जाके उसके बच्चे बच्चे इस तरह के एज में आ जाते हैं, जब वो यूनिवर्सिटी गोइंग होते हैं और उनको कोई लेट से उन डिपेंडेंस खत्म हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली 60 साल का बंदा भी होगा, उसके बच्चे उसके साथ रह रहे होंगे, और फिर भी वो डिपेंडेंट उसके ऊपर ही होंगे कि घर अगर वो खत्म हो जाता है तो उसके पास जो 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 उनके बच्चे हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो इसलिए फायर का कॉन्सेप्ट इतना आसान नहीं है डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना पाकिस्तान में। लेकिन हाँ, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कह रहे हैं 20 साल की एज में स्टार्ट करना है किसी को, तो वो मैं कहता हूँ हर सूरत में छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करे। और मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, क्योंकि आप 20 साल की एज में डायरेक्ट प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, एग्जैक्टली। डायरेक्ट रियल एस्टेट के अंदर कोई जी। फ्लैट नहीं ले सकते, कोई आप प्रॉपर्टी को लेकर उसको रेंट पे नहीं चढ़ा सकते, या कोई बहुत बड़ा लेट से गोल्ड खरीद के अपने पास नहीं रख सकते। तो आपको जो सबसे आसान तरीका है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने का, या पूरी दुनिया में कहीं भी इन्वेस्ट करने का, वो स्टॉक मार्केट का है। अब स्टॉक मार्केट को कुछ लोग गैम्बलिंग भी कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर नुकसान होता है। वो एक अलग चीज है, क्योंकि उसको इसीलिए कहते हैं कि जल्द से जल्द आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें और कम से कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। क्योंकि एग्जैक्ट अगर आप किसी चीज को ना समझते हुए ज्यादा पैसे डाल देंगे, जैसे प्रॉपर्टी के केस के अंदर, अगर 1 करोड़ का फ्लैट है और आपने 1 करोड़ रुपए जमा करके डायरेक्ट 1 करोड़ के पैसे उसमें डाल दिए, तो उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हो सकती हैं। या किसी प्लॉट के अंदर पैसे डाल दिए, तो वहां भी पॉजिटिव और नेगेटिव सब कुछ हो सकता है। इसी तरह से जो स्टॉक्स के अंदर ये होता है कि अगर आप 5,000 रुपए से भी स्टार्ट करते हैं, हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर दें, और स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप उसको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा। कुछ चीजें होती हैं जो कि आप अपना जो अपना नेटवर्क है उसको बेहतर बनाएं, अच्छे लोगों से बात करें, कुछ फाइनेंशियल एजुकेशन लें इसके बारे में। और हमेशा मैं कहता हूँ कि स्लोली एंड ग्रेजुअली करें। कभी भी ये ना करें कि मेरे पास लेट से एकदम से बोनस आ गया मेरे पास, या मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए तो मैं एकदम से सारे के सारे पैसे स्टॉक्स में वली डाल भाई दूं। हमारी मैं कभी भी हमारी इस चीज को रिकमेंड नहीं करता। हमारी आदत भी तो है हम्म। ना कि हम लोग कहते हैं कि भी 1 महीने के अंदर हम लोग बिल्कुल अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो 10x या 100x हाँ, कर लें। और लेवरेज की वजह से हाँ, ज़्यादातर लोग गैमलिंग की हाँ। तरफ चले जाते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर जितने लोग भी ज़्यादातर जो स्टार्ट लेते हैं, वो डायरेक्टली घुसती लेवरेज के अंदर हैं कि हम लेवरेज के अंदर जो है ट्रेडिंग करें। तो लेवरेज के अंदर तो ज़ाहिर बात है कि भी आपको लेवरेज मिल जाती है और उसके अंदर फिर आपके लॉसेज होते हैं अच्छे भले, और जिनको आप कवर नहीं कर सकते। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स लेते हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर आपको इतना ज़्यादा लॉस तो आ ही नहीं सकता ना कि आप बिल्कुल ही जो है वो घर बैठ जाएं और आपको अब पता ही ना हो कि मैं क्या करूं। अच्छा, स्टॉक मार्केट को जब भी इस तरह की इनकम को या इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स को पैसिव इनकम या कहते हैं, या लेट्स से
आपको साइड इनकम कहते हैं। इसको आप कभी भी एग्जैक्टली। एक्टिव इनकम नहीं बनाते। वो एक्टिव ट्रेडर्स अलग ही होते हैं जो कि एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। और हम में से जितने जितने लोग इस वक्त देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो ज्यादातर लोग पैसिव इन्वेस्टर्स होंगे। उसके अंदर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को सर्टेन अमाउंट से बढ़ाना होता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप 50% का टारगेट ले लें एक साल के अंदर। आप 20% का, आजकल तो खैर 20% मिल जाता है टी बिल्स के अंदर, या लेट से फिक्स इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको 20-21% भी मिल जाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट के लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो 17-18% का आपको एक टारगेट रखना चाहिए। आजकल की सिचुएशन एक बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है पाकिस्तान की, तो हम उस पे बात इस जमाने को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट खराब है। वो सिचुएशन इस तरह की कभी ना कभी आएगी, मतलब अगले 10 साल के अंदर दोबारा कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आएगी। हो सकता है अभी सिचुएशन ऐसी है, यू नेवर नो 6 महीने के अंदर सिचुएशन बहुत बेहतर हो जाए, यू नेवर नो 6 एग्जैक्टली। महीने के अंदर सिचुएशन और खराब हो जाए। तो एग्जैक्ट। ये, लेकिन आपको अगर छोटा-छोटा हल्के-हल्के करके आप स्टेप्स लेंगे, तो उसके अंदर डेफिनिटली फायदा होगा। मतलब आप इसके अंदर ये समझ लें कि मैं एक चीज़ कहता हूँ, एक तो कंपाउंडिंग होती है ना, आपको पता है कि आज ₹10,000 आपने इन्वेस्ट किए, कल वो लेट्स से 10,000 के 1 साल के अंदर लेट्स से 12,000 हो जाएँगे, उसके बाद वो 14-15,000 हो जाएँगे, वो हल्के-हल्के करके इंक्रीज़ होंगे। जैसे-जैसे ये पैसे इंक्रीज़ होंगे, वैसे-वैसे आपका एक्सपीरियंस भी इंक्रीज़ होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको आपकी जो नॉलेज है, अगर आज आज पहला साल है इन्वेस्टमेंट का, अगले हम्म। 5 साल के अंदर आप इन्वेस्ट करते रहेंगे, अगले 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते रहेंगे, जो 10 साल का जो होराइज़न होगा आपका, वो आपको डेफिनिटली मैच्योर करेगा एज़ एन इन्वेस्टर। अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ, मैंने स्टॉक मार्केट में बहुत लेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। उससे पहले मैं भी कन्वेंशनल किस्म की इन्वेस्टमेंट करता था। मैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करता था। इसके अलावा खैर मैं गैम्बलिंग नहीं करता था। गैम्बलिंग मैंने थोड़ी बहुत की है, वो मुझे एक सबक मिला और फिर मैंने वो भी छोड़ी, यानी कि लेवरेज के ऊपर जो आपने कही थी। लेवरेज जी। में मैंने कभी फिर उसके बाद हर इन्वेस्टमेंट बंदा नहीं की, लेकिन स्टार्टिंग में उसके करता अंदर है। लेसन लर्न करके ही मैंने छोड़ा। या, हाँ, लेसन मैंने लर्न भी करके ही छोड़ा मैंने भी मैंने जब उसको। इन्वेस्टमेंट और स्टार्ट बहुत की थी सारे तो लोगों को सबसे मैं, पहले हाँ, मैंने भी जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी तो सबसे पहले मैं भी लेवरेज के अंदर गया था, लेकिन मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग से स्टार्ट किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्लड बाथ जहाँ हुँ, पर होता होता है, और हमारे लिटरली एक रात के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर वाइप आउट कर गए थे सब कुछ। और उसके बाद समझ लगी कि भी लेवरेज क्या चीज़ होती है। इस तरीके से नहीं होता कि हर बंदा लेवरेज के अंदर कर सकते, वो जो लोग कर रहे हैं उनके पास कैपिटल इतना होता है और सारे के सारे मामला उनके ऑलरेडी डेवलप्ड होते हैं, और ज़्यादातर वो लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर रह रहे होते हैं। उनके पास सोर्स ऑफ इनकम्स इतनी होती हैं कि वो लेवरेज के अंदर नुकसान कर भी जाएँ तो वो दूसरी जगहों से अपने कवर कर लेते हैं। हम उनकी वो चीज़ें नहीं देखते होते, हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि इसने लेवरेज से इतना कमा लिया तो हम भी लेवरेज के अंदर घुस के, या ये एक किस्म की है तो मुकम्मल तौर के ऊपर गैम्बलिंग है ना, कि आप उसको मुकम्मल तौर के ऊपर उस चीज़ की प्राइस अदा नहीं कर रहे और उसकी सिर्फ कीमत के ऊपर अपना सट्टा खेल रहे हो। कराची के अंदर जैसे पहले सट्टा चलता होता था, बिल्कुल सेम टू सेम ये वही एक सिनेरियो है। अच्छा, लेवरेज कुछ लोगों के लिए मिसकॉन्सेप्ट होता है कि लेवरेज, लेट्स से हम लेवरेज को पहले डिफाइन कर लेते हैं कि या। बहुत सारे लोगों को शायद लेवरेज का पता ना हो। तो हुँ। लेवरेज बेसिकली होता ये है कि आप, मेरे पास ₹100 हैं और मैंने कहीं इन्वेस्ट किए ₹100, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो ₹100 इन्वेस्ट किए, अगर उसपे ₹10 का प्रॉफिट मिल रहा है तो मेरे पास ₹110 आ जाएँगे। या लेट्स से ₹100 पे मुझे नुकसान हुआ ₹10 का, तो मेरे पास ₹90 बच जाएँगे। लेकिन लेवरेज के अंदर अगर आपने ₹100 इन्वेस्ट किया तो आपको वो, जो आपका ब्रोकर है, वो आपको 1000 का लेट्स से एक्सपोज़र देगा। यानी कि 100 की जगह वो 10 टाइम्स आपको एक्सपोज़र देगा। लेट्स से उसमें फ़ायदा हो जाता है ₹10 का, तो वो ₹10 का फ़ायदा नहीं होगा, वो 1000 तक पहुँच जाएगा आपका फ़ायदा, मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। लेकिन अगर नुकसान होगा तो वो जो ₹100 थे वो बिल्कुल ज़ीरो पे चले जाएँगे। तो ये, कभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कभी भी वो चीज़, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो पे नहीं जाएगी। लेकिन आप एग्ज़ैक्टली। अगर लेवरेज पे जाएँगे तो आपकी चीज़ ज़ीरो पे जा सकती है। इसी तरह से, अच्छा, ये तो एक पॉइंट हो गया कि लेवरेज इन्वेस्टमेंट, लेवरेज ट्रेडिंग क्या होती है। लेकिन एट द सेम टाइम मिसकॉन्सेप्ट ये भी है कि लेवरेज सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टॉक्स में होता है, या लेवरेज सिर्फ़ और सिर्फ़ लेट्स से जो करेंसी पेयर्स के अंदर होता है, फॉरेक्स के या। अंदर होता है, लेट्स से बिटकॉइन के अंदर होता है, क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर होता है। लेवरेज हर चीज़ में हो सकता है। लेवरेज आपकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी हो सकता है। पाकिस्तान में तो हमारा इतना कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम मॉर्गेज पे ज़्यादा काम करें, लेकिन जो हुँ। बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि हमारे रिश्तेदारों में देखते हैं 5-5 घर होते हैं लोगों के, या जी। 7-7 8-8 घर होते हैं। वो किस तरह से बनते हैं? वो लेवरेज पे ही बनते हैं। वो आज एक घर लेते हैं, उसको उसको थोड़ा-सा चलाते हैं, 1-2 साल चलाते हैं, उससे थोड़े बहुत पैसे बनाते हैं। वो मॉर्गेज के ऊपर ही चल रहा होता है ना, 10% पेमेंट करके, 15% पेमेंट करके वो एक इक्विटी ले लेते हैं घर की। वो स्लोली एंड ग्रेजुअली, अगर उनकी साइकिल उनको उनका साथ देती है, तो वो 10 घर भी बना लेते हैं। लेकिन अगर हाँ। साइकिल बुरी बुरी साइकिल में वो फँस जाएँगे, तो वो 2-3 घर के बाद वो ज़ीरो पे आएँगे और वो सारे घर वो मतलब वाइप आउट हो जाएँगे, वो कुछ भी नहीं बचेगा उसके अंदर। तो लेवरेज हर चीज़ के अंदर होती है। लेवरेज पे तो ख़ैर शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, और ये बात मैं सबको समझाता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे भी पता है कि मैंने भी एक्सपेरिमेंट करके ही अपना लेसन लर्न किया था। तो एग्ज़ैक्टली। मैं ये नहीं कहता कि जो ना आप बिल्कुल ना करें, मैं कहता हूँ आप करें। क्योंकि आप नहीं करेंगे ना, तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप जो है वो मिस आउट कर रहे हैं। आप एक दफ़ा करें,
लेकिन हमेशा मैं कहता हूँ कि आप कम से कम पैसों पे करें, ताकि आपको जो नुकसान हो, उससे जो लेसन लर्न्ड हो, वो कम पैसों का मतलब कम एक्सपोज़र का लर्न्ड हो। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है, कुछ लोगों को हुँ, फ़ायदा हो जाता है जी हाँ, लेवरेज के अंदर, और जब वो फ़ायदा होता है, वो समझते हैं कि अब उन्होंने सब कुछ सीख लिया है, अब इसी से सब कुछ होगा। तो प्रॉब्लम वहाँ आती है, जब उनको लगता है कि अब सब कुछ इन कंट्रोल है, उसी वक़्त उनके साथ कोई बुरा सिनेरियो बनेगा और फिर वो मतलब इवेंचुअली काम खराब हो जाएगा। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, ये चीज़ है कि ये तो स्टॉक मार्केट के अंदर सारे के सारे मामला ज़्यादातर हम देखते हैं लेवरेज के, बट उससे पहले एक स्टेप आता है म्यूचुअल फंड्स का। पाकिस्तान के अंदर म्यूचुअल फंड्स को भी हुँ। लोग अभी ठीक तरीके से जान नहीं सके कि बेसिकली म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। हम यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे, बेसिकली वो श्रेय कंप्लायंस जो म्यूचुअल फंड्स हैं, सिर्फ उसकी बात करेंगे, जो कि इंटरेस्ट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसको हम सेपरेटली रखकर अलहदा डिस्कस कर लेंगे। पहले श्रेय कंप्लायंट जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि वो बेसिकली किस तरीके से स्टार्टिंग ली जाए पाकिस्तान के अंदर। अच्छा कि आपने बता दिया। शुरू में मैंने यही पॉइंट लाना था। म्यूचुअल फंड्स बहुत या इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। स्टॉक मार्केट पे में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो स्टेप होता है, वो म्यूचुअल फंड्स का हो तो बिल्कुल, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, यस। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स आपके जो है ना 2-3 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। आप उसको ये कह लें कि एक तो म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं, वो डायरेक्ट और शरिया कंप्लायंट भी उसी के अंदर आपको दोनों मतलब डिविजन्स मिल जाएँगे। मैं जनरली म्यूचुअल फंड्स का बता दूँ कि म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं, लेट्स से आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आप बजाय इसके कि पहले सब कुछ समझें, कंपनी को सीखें, उसके उसके रिजल्ट्स देखें, बजाय इसके आप डायरेक्ट एक म्यूचुअल फंड के पास जाएँ और वहाँ पर इन्वेस्ट कर दें। उससे ये होगा कि वो जिस 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 कंपनीज़ में वो इन्वेस्ट कर रहे होंगे, आपका एक्सपोज़र उस कंपनी में मिल जाएगा आपको। और इवेंचुअली आपको अगर उन कंपनीज़ के अंदर फ़ायदा हो रहा होगा, तो आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। उन कंपनीज़ का प्रॉफिट मिल रहा होगा, डिविडेंड्स दे रहे होंगे, तो उस वही इक्विवेलेंट डिविडेंड आपको म्यूचुअल फंड्स भी देंगे। म्यूचुअल फंड में ये प्रॉब्लम होती है कि वो उनके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ उनके खर्चे होते हैं, फीस होती है, जो कि आपको बियर करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर ये है कि म्यूचुअल फंड्स में ही ऑफ स्टार्ट कोर्स। करें। अच्छा, म्यूचुअल फंड मैंने शुरू में कहा कि 2-3 तरह के होते हैं। उनमें एक तरह तो मैंने बता दी कि वो स्टॉक मार्केट में आपकी बिहाफ़ पे इन्वेस्ट करते हैं, पूल करते हैं पैसे, और वो मल्टीपल शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। उन शेयर्स के अंदर लेट्स से 6 महीने बाद वो, या लेट्स से 3 महीने बाद अपनी पोज़ीशंस को रिव्यू करते हैं, और उसके बाद वो चेंजेस कर रहे होते हैं। एक और तरीके के म्यूचुअल फंड्स हैं, जो कि मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। उसमें भी शरिया कंप्लायंट हो सकता है, नॉन शरिया कंप्लायंट भी हो सकता है। उसके अंदर बेसिकली वो आपको हुँ, स्टॉक मार्केट का एक्सपोज़र नहीं होता उसके अंदर, और उसके अंदर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो गारंटीड थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करती है। वो किस हिसाब से इंक्रीज़ करती है, ये ज़ाहिर-सी बात है, वो शरिया कंप्लायंट अगर होंगे, तो वो कभी भी आपको फिक्स नंबर नहीं देंगे। और इसी हुँ, तरह से जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होंगे, वो भी आपको फिक्स नंबर नहीं दे सकते। आजकल शरिया कंप्लायंट की बात करें, तो मीज़ान का म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि ऑलमोस्ट 19-20% के करीब रिटर्न्स दे रहा है, जो कि बहुत अच्छे एग्ज़ैक्टली, रिटर्न्स हैं। अगर आप एग्ज़ैक्टली। उनको लेट्स से 1 साल के लिए अमाउंट लेट्स से या इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 19% मिल जाता है। इसी तरह से अगला एक और टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड होता है, जिसके अंदर ये दोनों हाइब्रिड मॉडल आता है, जिसमें वो स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, और हुँ, साथ साथ ये फिक्स मार्केट के, मनी मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आपको अपना बैलेंस लेके चलना है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जो बंदा शुरू में जा रहा है ना, वो लाज़मी स्टॉक मार्केट जो जिसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर लेट्स से एक्सपोज़र हो ना, उन म्यूचुअल फंड्स में जाए। क्योंकि जो जो फिक्स इनकम है, वो तो आप बहुत अलग तरीके से भी कमा सकते हैं। बहुत डिफरेंट और एवेन्यूज़ मिलते हैं। म्यूचुअल या फंड्स के अंदर, जैसे मैंने कहा, मीज़ान का म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न कोई नहीं दे रहा मेरे ख्याल से, जो मुझे पता है। हो सकता है अगर किसी और को पता हो, तो डेफिनिटली मेरे पास देयर लिख इज़ दें वो कमेंट के अंदर देयर यहाँ पर। मुझे ये लगता है कि मीज़ान का फंड ज़्यादा बेहतर है इस वक़्त। देयर इज़ वन मोर थिंग लेकिन वली जो भाई। नया बंदा आ रहा है। हुँ। देयर इज़ वन मोर थिंग कि बेसिकली जो राइट नाउ सिचुएशन है पाकिस्तान की, उस हिसाब से देखा जाए, मैं अपने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर दोस्तों से यही बात पूछता होता हूँ, जो कि ख़ासकर कि म्यूचुअल फंड्स के ना इन्वेस्टमेंट को प्रेफरेंस देते हैं, कि राइट नाउ जितनी डेप्रिसिएशन हो रही है, एक म्यूचुअल फंड आपको क्या उतने रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है? तो उनमें से किसी का भी जवाब हाँ में नहीं देखने को मिला कि भाई जितनी यूएसडी टू पी के डेप्रिसिएशन हो रही है, पाकिस्तान इंपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क है, सब कुछ हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो ज़ाहिर बात है कि जब डॉलर बढ़ेगा तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, पेट्रोल की वजह से और ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी, क्योंकि हमारी ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट बेस्ड है, सारी की सारी जितने भी गुड्स हमारी ट्रांसपोर्ट होती हैं, रेलवे भी यूज़ नहीं करते हैं हम। तो ओवरऑल हमने हर चीज़ पर अपनी कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया हुआ है, और सारी की सारी इंपोर्ट ओरिएंटेड कॉस्ट हमने पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ की बनाई हुई है। तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए एक आदमी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करता है, फ़र्ज़ किया कि वो पिछले साल 10 लाख रुपए 1 मिलियन पी के आर इन्वेस्ट करता है, और वो इस साल 19 to 20% अपना जो है मतलब कि वो प्रॉफिट उठा कर भी क्या वो अपने पैसे को सेव कर पाया है?
अच्छा, अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि मैंने शुरू में कहा कि जब भी कोई कोई स्टार्ट करें तो कम पैसों से स्टार्ट करें। हर महीने इन्वेस्ट करें और थोड़ा-थोड़ा करके इन्वेस्ट हुँ, करें। आजकल का ज़माना ये पहले भी बोला था मैंने कि अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान के यस, अंदर जिस तरह की यस, इन्फ्लेशन हुई हुई है, ये पहले नहीं देखी थी हमने। तो एग्ज़ैक्टली। ऑफ कोर्स पिछले 2-3 साल क्या इनफैक्ट पिछले 6-7 साल की बात करें तो जो कोई भी म्यूचुअल फंड होगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मेरे नहीं ख्याल कि उसने रूपी डॉलर टर्म क्या रूपी टर्म के अंदर भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं किया होगा। तो या उसका बहुत सारे रीज़न्स हैं। लेकिन ये स्टॉक मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट होती है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। अच्छा, अब कितनी लॉन्ग टर्म होती है, ये भी एक क्वेश्चन है कि कितना आप कितनी देर तक वेट करेंगे। लेकिन अगर आप उस पॉइंट पे चलेंगे कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली हर महीने इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी और उसका एक और रीज़न ये है, जब स्लोली एंड ग्रेजुअली आप करेंगे ना और एक टाइम आएगा आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे। ये हमेशा आप समझें कि इसको ये एक्टिव इनकम नहीं है आपकी, ये पैसिव इनकम है। इसमें आप स्लोली एंड ग्रेजुअली ही डालेंगे पैसे, सारे पैसे भी नहीं डालेंगे। हमेशा अपनी जो जो स्प्लिट है, जो भी इन्वेस्टमेंट हर महीने कर रहे हैं, उसको भी आपको अलग-अलग रखना है। आपको ये नहीं है कि आपके लेट्स से आपके ₹50,000 हर महीने के बनते हैं या जो हुँ, सेव कर रहे हैं आप, मैं ये नहीं कहता कि आपको 50,000 के 50,000 आपको स्टॉक मार्केट में डालने चाहिए। आपको कुछ फिक्स मार्केट में भी डालने चाहिए और कुछ आपको स्टॉक मार्केट में डालने चाहिए। मैं तो कहता हूँ सा 5-6,000 10,000 से ऊपर नहीं डालने चाहिए आजकल के ज़माने में, ताकि पहले उसको सीखें और उसके बाद काम करें। और एक और जो पॉइंट है, जो आपने कहा कि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है और जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है हमारे पास और प्लस ये कि डॉलर डेप्रिसिएशन है, तो अ, उसमें एक और बात ये है कि कभी भी हम 1 साल के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि आज मुझसे कोई बोले कि स्टॉक मार्केट के जो रिटर्न्स हैं पिछले 2 साल के अंदर वो तो इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है और ये चीज़ अगर पाकिस्तान को क्या अगर आप यूएस को देख लें कि 2000 से लेके 2000 लेट्स से 11-12 तक यूएस की स्टॉक मार्केट ने तो जो पाकिस्तानी रुपये के अंदर अगर कंपेयर करें ना उनको पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को और यूएस की स्टॉक मार्केट को, तो 2000 से लेके 2012, 13, 14 तक इवन उसने यूएस डॉलर टर्म्स के अंदर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने बीट किया था यूएस की स्टॉक मार्केट को। तो आप 2 साल के ऊपर तो ये कभी भी डिफाइन ही नहीं कर सकते कि मेरे पैसे कम ही हुए हैं क्योंकि उसके हुँ, अंदर तो मैं इसमें कोई शक ही नहीं है कि आपके पैसे डेफिनिटली कम हुए हैं। आप मुझे ऐसा एक बात बताएँ 35% के करीब इन्फ्लेशन है, जो कि गवर्नमेंट कह रही है। या लेकिन जो असल नंबर्स हैं वो तो मेरे ख्याल से कोई 50% 60% क्योंकि मैं खुद 50% पाकिस्तान प्लस हैं, आता-जाता रहता हूँ। 50% से ऊपर हैं, हाँ, बिल्कुल। मतलब कोई आप नॉर्मल कमोडिटी ले लें, आटा ले लें, लेट्स से हुँ, शक्कर ले लें, इस तरह की चीज़ ले लें, मेरे ख्याल से तो 50 पर 1 साल, डेढ़ साल के अंदर 50% से बिल्कुल, भी ऊपर चली गई है। तो 100% से भी 50% के ऊपर तकरीबन आपको रिटर्न कौन आर्टिकल तो रेट कौन-सी डबल हुए ऐसी हैं आपकी तकरीबन। इन्वेस्टमेंट है जो हाँ, डबल हो गए हैं मतलब 200 या लेट्स से 100% से ऊपर चला गया वो। यस, तो एग्ज़ैक्टली। आपको कौन-सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको 50% से ऊपर या 100% से के करीब का रिटर्न देगी या डबल कर देगी आपको? कोई कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो आपको करके देगी। आप डॉलर रख रहे होंगे तो हाँ, डॉलर हो सकता है लेट्स से ₹150 का डॉलर होगा आज से डेढ़ साल पहले, 2 साल पहले तो आज वो डबल हो गया है, हुँ, ऑलमोस्ट। तो उसको आप कह सकते हैं लेकिन वही बात है ये अगले 1 साल के अंदर ऐसे ही रहेगा ये कोई नहीं कह सकता। वो मैं तो बल्कि ये कहता हूँ लोगों को कि जो मैं क्योंकि मैं दुबई में होता हूँ, तो मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आपको पहला घर हुँ। बनाना है अपना पाकिस्तान में, मेरे पास लेट्स से ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैं तो अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। लेकिन अगर किसी को पहले इन्वेस्टमेंट करनी है पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, मेरे ख्याल से क्योंकि अगर इवेंचुअली आपको पाकिस्तान मूव करना है, इवेंचुअली पाकिस्तान के अंदर रहना है, तो इस वक़्त ना प्रॉपर्टी प्राइसेज़ ऊपर गई हैं, पिछले 2 साल में देखा जाए और डॉलर प्राइस ऑलमोस्ट कोई जो है ना रुपी ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। तो वली इस वक़्त भाई तो आपको वहाँ बहुत पर इन्वेस्ट बड़े-बड़े करना चाहिए। प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जिनकी प्राइसेज़ प्रॉपर्टी के अंदर 45% तक डाउन आई हैं। डाउन नहीं है। 45% का कभी भी पाकिस्तान के अंदर कट हमें देखने को नहीं मिला। पूरी हिस्ट्री के बिल्कुल। अंदर जो इस वक़्त हमें देखने को बहुत बड़ा कट है और इन्वेस्टर्स सर पकड़ के बैठे यार हैं मैं आपको अपने, क्या एग्ज़ाम्पल करेंगे वो? हाँ, एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। मेरे मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ पर जिन्होंने बैरिया टाउन में अभी रिसेंटली प्रॉपर्टी फ्लिप करके एक और प्रॉपर्टी ली थी और उनका नॉर्मली ये था कि यार मैं मेरा इवेंचुअली एक रिटायरमेंट का घर होगा, हुँ, फिलहाल मैं उसको किराए पे दे देता हूँ। मैंने आज तक ये नहीं सुना था दुबई में तो हम बहुत सुनते हैं ना कि लेट्स से प्रॉपर्टी की स्लम की वज़ह से यहाँ पर रेंटल नहीं मिल रहे, लोग टेनेंट्स नहीं मिल रहे आपको। मैंने आज तक नहीं सुना था कि कराची के अंदर कोई ऐसी सिनेरियो बनेगा कि वहाँ पर आपको टेनेंट नहीं मिलेगा। बहरिया टाउन में इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर कराची में कोई टेनेंट नहीं मिल रहा है। उनका 3 महीने से अपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ है घर खाली पड़ा हुआ है और उनको टेनेंट नहीं मिल रहा है। और उसका रीज़न ये है कि बहरिया टाउन एक एक तो लोकेशन उसकी ऐसी है पाकिस्तान कराची की कि वो काफ़ी दूर है। तो या इन्फ्लेशन की वज़ह से वो लोग नहीं चाह रहे आपके इतना दूर रहें वहाँ से हुँ, सिटी से। तो वहाँ यस। पर टेनेंट नहीं मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन पहले मैंने नहीं देखी थी कि वहाँ पर आपको टेनेंट ना मिले। तो अगर किसी को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, पहली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, तो मेरे ख्याल से कोई इतना बुरा टाइम भी नहीं है। प्लस स्टॉक मार्केट के अंदर भी जो आजकल की सिचुएशन है इवेंचुअली जो कंपनीज इतना प्रॉफिट दे रही हैं, एंग्लो की एग्जांपल ले लेते हैं और बहुत सारी कंपनीज है जो आपको प्रॉफिट दे रही होती हैं, लेकिन वो उनके स्टॉक प्राइसेस अपनी जगह पर स्टैग्नेंट है। तो जब ये ये बेहतरी आएगी हालात सरप्राइज़िंग में नहीं तो है ये आपके लिए चीज़ें कि ऊपर इतनी जाएँगी। ज़्यादा मुल्क के हालात ऐसे जा रहे हैं कि भई
बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं लग रही, लेकिन स्टॉक्स जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं। ये किस तरीके से हो रहा है? इस चीज़ को कन्फ्यूज़न क्रिएट करती इस है ये इसका चीज़ इसका काफ़ी ज़्यादा। इसका एक देखें, स्टॉक स्टेबल तो खैर मैं नहीं कहूँगा, डॉलर टर्म में देखा जाए तो वो फिर भी डेप्रिशिएट ही कर रहा है, नीचे ही जा रहा है। एग्ज़ैक्टली या लेकिन ये डॉलर कि टर्म में हाँ, बिल्कुल। जो उसकी लिमिट है वो ऑलमोस्ट कोई जो 40,000 की लिमिट है वो कभी थोड़ा-सा नीचे जाता है, फिर वो दोबारा ऊपर चला जाता है। वो या रेजिस्टेंस है उसकी जो हमेशा वो टच कर रहा है। और उसका हुँ, रीज़न ये है कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के स्टॉक इन्वेस्टर्स ने हर चीज़ को फैक्टर इन कर लिया है। स्टॉक मार्केट जो है ना सेंटिमेंट्स पे भी चलती है, और स्टॉक मार्केट जो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लेट्स से फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है। वो ये नहीं आज लेट्स से अभी जो टी-बिल्स का ऑक्शन हुआ था वो 21% पे गया था। होना ये चाहिए था कि स्टॉक मार्केट बिल्कुल नीचे चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पता है इन्वेस्टर्स को कि यार ये अभी हो सकता है इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ें। और ये चीज़ अगर लेट्स से कल को इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ते हैं, 2% बढ़ जाते हैं, और स्टॉक मार्केट मैं ये समझता हूँ कि फिर भी अपनी जगह पे रहेगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने सोच लिया है कि जो बुरा टाइम आना था वो आ चुका है, इससे बुरा हुँ, क्या होगा? मुझे ये लगता है एटलीस्ट। तो इसलिए लोग जो है ना उसमें इतना ज़्यादा पैनिक नहीं हो रहा है। आप एग्ज़ाम्पल ले लें ना, श्रीलंका की ले लें, टर्की की ले लें, इजिप्ट की ले लें, जहाँ पर डेप्रिसिएशन इस हद तक हो गई थी कि डबल-डबल ऑलमोस्ट मतलब उसको 50% उनकी करेंसी चली गई थी। श्रीलंका का डिफ़ॉल्ट हो गया था, लेकिन स्टॉक मार्केट ने डिप नहीं लिया था वहाँ पर, क्योंकि लोगों और टर्की के में भी यही था कि स्टॉक मार्केट ने डिप नहीं लिया था। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट का लोगों को इतना आइडिया नहीं है, उसमें एक्सपोज़र बहुत कम है। उन कंट्रीज़ के अंदर फिर भी लोगों को आइडिया है, तो उनको पता है कि क्या चीज़ सस्ते में मिल रही है और क्या चीज़ आपको ओवर प्राइस्ड है। इस वक़्त पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 100% सस्ते में है। तो जिसको इन्वेस्ट करना है, वो कर सकता है। लेकिन अगेन वही बात आती है कि लेट्स से ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स की बात करूँ, तो फिर कुछ इन्वेस्टर्स ये भी सोच रहे होते हैं कि यार हमें इवेंचुअली तो पैसे बाहर लेकर आने हैं। तो जब वो हुँ, पैसे बाहर लेकर आएँगे, तो वो एक अलग मसला होता है कि पाकिस्तान से पैसे निकालना वहाँ से, और नहीं वो निकाल सारी सकते इस चीज़ें टाइम पे बिल्कुल। एक हाँ, वो नहीं निकाल सकते। तो वो फिर एक अलग है। लेकिन अ, अच्छा, एक और बात ये कि जो मैं लोगों से बात करता हूँ कि पाकिस्तान के हालात जैसे भी हैं, हमने हालात और भी बुरे देखे हुए हैं अपनी लाइफ टाइम के अंदर। पाकिस्तान में बम धमाके भी देखे हुए हैं हमने, और हुँ, जो न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था उस टाइम पर जो डॉलर सीज़ हुआ था, डॉलर्स अकाउंट सीज़ हुए थे, वो भी देखे हैं। मेरे ख्याल से अभी भी उतने बुरे हालात नहीं है, नेशनलाइज़ेशन हुई लाइक है पाकिस्तान अगर के अंदर उनसे ये बड़ा कंपेयर किया स जाए। बहुत कुछ हुआ हुआ है। ठीक है, हुँ, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, ये पॉलिटिकल इश्यूज़ रिज़ॉल्व होने चाहिए, जो कि प्रोबेबली हमें लग रहा है कि होंगे आगे जाकर। लेकिन जो बुरा होना था इकोनॉमी के साथ, मेरे ख्याल से वो हो गया। आई होप कि इससे ज़्यादा बुरा ना हो, हुँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बुरा हो चुका है। एट द हुँ, सेम टाइम मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई आप जो हैं ना स्पोर्ट्स पे बहस करने का कोई फ़ायदा है, मैं हमेशा ही बोलता हूँ लोगों को, ना पॉलिटिक्स पे बहस करने का कोई फ़ायदा है। ये मुल्क ऐसा है और ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप कुछ कर सकते हैं, कुछ चेंजेज़ ला सकते हैं, तो आप करें। ट्विटर पे लोग लगे बिल्कुल। हुए होते हैं, लड़ रहे होते हैं, मैं नहीं करता उस तरह की बातें। क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अपना टाइम ज़ाया होता है, अपना दिल को जलाना होता है, वो मैं नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद कितना प्रोडक्टिव हो सकता हूँ, मैं यहाँ बैठ के मैं बाहर पाकिस्तान से बैठकर मैं कितना इतना लेट्स से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ पाकिस्तान के नाम को इम्प्रूव करने के लिए, या लेट्स से हुँ, दूसरी कम्युनिटी से अभी मेरे यूट्यूब चैनल की वजह से मुझसे बहुत सारे अरबी आके मुझसे बात करते हैं कि यार आप इंग्लिश कंटेंट क्यों नहीं बनाते? बहुत ज़्यादा मुझे उन्होंने पुश किया, तो मैंने इंग्लिश चैनल भी बना लिया उसी वजह से। लेकिन हुँ, अगर दैट्स आप अपनी नाइस। कैपेसिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट लाएँगे, तो इवेंचुअली वो आप अपने आप को भी फ़ायदा करेंगे और हुँ, कंट्री को भी उससे फ़ायदा होगा। मैं अगर कुछ एग्ज़ैक्टली। करता हूँ अच्छा, और लेट्स से मेरा कुछ नाम बनता है, तो लोग यही कहेंगे ना कि पाकिस्तान से है वो बंदा। लेकिन अगर मैं कुछ बुरा करता हूँ या मैं सिर्फ बैठा रहता हूँ, सेडेटेड रहता हूँ, कुछ नहीं कर रहा होता, तो वो नाम हुँ, फिर अगेन पाकिस्तान के खराब होता है। पाकिस्तान का जो मसला है, वो मेरे और आपके हाथ में है ही नहीं। मतलब ठीक है, अगर हम बात करें कि यार शऊर होना चाहिए लोगों के अंदर वोटिंग के लिए, और लोगों को पता होना चाहिए कि क्या गलत है, क्या सही है, उतनी चीज़ें तो मुझे भी पता है। मैं भी न्यूज़ पढ़ता हूँ, मैं भी ट्विटर पे भी देख लेता हूँ, लेकिन मैं फ़ुज़ूल की बहस में नहीं इन्वॉल्व होता। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मैं बट फ़ुज़ूल की अपना एक बहस में ओपिनियन ट्विटर तो के होना अंदर चाहिए इन्वॉल्व नहीं बंदे होता। का। ओपिनियन एक होना चाहिए। ओपिनियनेटेड नहीं होगा तो वही बात है, फिर वो ज़िंदा लाशें जिसे कहते हैं ना, वो बंदा बन जाता है बंदा। लेकिन फिर भी उसमें बहस में मैं नहीं जाता, और बहस में करना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, वो बहस तो टाइम ज़ाया है। बेकार है, बिल्कुल। टाइम ज़ाया है और साथ ही साथ वक़्त का बिल्कुल मुकम्मल तौर के ऊपर आपका दिमाग भी वो उस तरीके से प्रोडक्टिविटी हाँ, आपको प्रोवाइड ही नहीं कर सकता अगर आप बहसों के अंदर चले बिल्कुल, जाएँगे बिल्कुल, तो। या अच्छा वली बिल्कुल। भाई हम देखते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर राइट नाउ तो चलो जो सिनेरियो बन चुका है, इस कंडीशन के अंदर तो ज़ाहिर बात है कि डॉलर के अंदर अगर कोई इन्वेस्ट करता है, तो उसको बेनिफिट ही होगा 1 साल बाद उसके काफ़ी ज़्यादा पैसे बढ़े हैं। जिसने 1 साल पहले डॉलर लेके रखा था, वो आज अच्छे प्रॉफिट के अंदर खेल रहा होगा एज़ पीकेआर, एज़ पर पीकेआर नॉट एज़ पर ओवरऑल द सिचुएशन। लेकिन हम देखते हैं कि भी पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग इसको इन्वेस्टमेंट समझते हैं गोल्ड को और डॉलर को लेकर रखने की। ऑल्दो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, बट क्या ये उस तरह की इन्वेस्टमेंट है कि जिसकी ना कोई रिकरिंग इनकम तो ज़ाहिर बात है हमें नहीं आ रही होती, ना डिविडेंड के फॉर्म के अंदर आ रही होती है ना किसी और फॉर्म के अंदर। सो इज़ इट अ गुड आइडिया टू इन्वेस्ट इन गोल्ड और डॉलर्स? देखिए, अगर आप
मुझसे पूछें अगर लोग पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो मैं कहता हूँ कि आपका मैक्सिमम एक्सपोजर जो गोल्ड के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जो बाहर है उनका तो डॉलर में ऑलरेडी एक्सपोजर है ना, तो या डॉलर एक्सपोजर तो उनके पास पैसे तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो जो यस। बाहर लोग हैं उनका मैं कहता हूँ मैक्सिमम गोल्ड का एक्सपोजर 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसमें एक बड़ी फनी एग्जांपल है, मेरा एक दोस्त है 20 साल से कनाडा के अंदर है, तो हुँ, मुझे वो रिप्लाई, एक दिन मैंने कोई वीडियो बनाई थी गोल्ड के ऊपर, तो उसका मुझे रिप्लाई आता है, कहता है यार मैंने उसमें कहा था कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आपका मैक्सिमम 10% से ऊपर का गोल्ड का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो वो हुँ, मुझे मैसेज करके बोलता है कि यार मेरा एक्सपोज़र तो ऑलमोस्ट 50% का है, बल्कि इससे भी ज़्यादा का है। मैंने कहा यार आप कनाडा में रहते हुए 50% गोल्ड कैसे रख सकते हैं अपनी नेट वर्थ का? तो आप 20 साल से वहाँ पर हैं। तो कह रहा है यार हाँ, क्यों नहीं रख सकते? मैंने कहा कैसे? कह रहा है यार वो ज्वेलरी वगैरह हम लेते रहते हैं और वही होता है। मैंने कहा तो घर नहीं लिया हुआ कनाडा में रहते हुए? कह रहा था नहीं घर नहीं है। तो अब अगर घर नहीं है किसी के पास, तो वो गोल्ड में रहकर तो उसने अपना तो पूरा टाइम ज़ाया कर दिया जो 20 साल, क्यों 20 साल के अंदर आपकी जो कनाडा की प्रॉपर्टी वर्थ है वो ऑलमोस्ट 3 टू 4 टाइम्स या इवन 5 टाइम्स हो गई है। गोल्ड के पैसे तो हुँ, इनफैक्ट कहीं-कहीं तो कम भी हुए हैं डॉलर टर्म्स के अंदर। तो इसलिए यस, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसको गोल्ड में रखने का। इसीलिए मैं कहता हूँ लोगों को कि अपनी नेट वर्थ का एट मैक्स 5 टू 10% जो पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर सिनेरियो है, वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। उसके अंदर मैं यूएस डॉलर को मैं नहीं कहता कि आप रखें, क्योंकि यूएस डॉलर को तो आप जो लोग यूएस में रह रहे हैं, वो नहीं चाहते कि यूएस डॉलर को रखें, क्योंकि आजकल जो डी-डॉलराइज़ेशन की बातें हो रही हैं, हुँ। हालाँकि इट्स टू लेट्स से अर्ली टू इट्स से नॉट समथिंग, लेकिन फिर इट्स भी नॉट गोना हैपन एनी सून। वो टाइम इट्स लेगा नॉट ये गोना चीज़। हैपन, या बट एट लीस्ट डॉलर की वैल्यू शायद अब उस तरह से बढ़े भी ना, जिस तरह से वो डैक्स एग्ज़ैक्टली, का इंडेक्स जा रहा या था, दैट्स द अब पॉइंट। शायद वो उस तरह से हुँ, ना जाए। तो इसलिए डॉलर में इन्वेस्टमेंट वो लोग भी नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी अब गोल्ड की बातें कर रहे हैं। और हुँ, गोल्ड मैं नहीं समझता कि गोल्ड कोई बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन वही बात आती है कि लोग अगेन कंपेयर करेंगे पिछले 2 साल, 3 साल को, तो वाक़ई किसी ने 2 से 3 साल पहले गोल्ड लिया हो, तो उसका तो चाहे वो प्रॉपर्टी लिया हो, गोल्ड लिया हो, स्टॉक्स में लिया हुँ, हो, गोल्ड ही उससे बेहतर रिटर्न दिया होगा। इवन डॉलर से बेहतर शायद कहीं-कहीं तो गो अब क्योंकि डॉलर आई मीन जो आउंस का गोल्ड है, वो 2000 से ऊपर चला गया है। तो अब तो हुँ, शायद वो किसी ने किसी टाइम पर भी गोल्ड लिया हो तो डॉलर से ज़्यादा बेहतर उसने रिटर्न लिया होगा गोल्ड के अंदर। लेकिन एग्ज़ैक्टली, गोइंग फॉरवर्ड भी मैं ये नहीं कहता कि गोल्ड आप रखें, गोल्ड मैक्सिमम दो 20 से 30% आपकी नेटवर्थ का होना चाहिए। और एक नॉर्मल हाउसहोल्ड जो होता है, उसके अंदर आपके पास जो ज्वेलरी होती है, वही अच्छी खासी कॉस्ट की होती है। तो आप अपनी एग्ज़ैक्टली ज़रा वो ज्वेलरी को देख लें कि जो है ना मोर देन उसकी इनफ उसकी होती है। कॉस्ट कितनी है, अगर वो हाँ, मोर देन इनफ है तो फिर गोल्ड लेने की हुँ, ज़रूरत नहीं है। फिर आप प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाएँ पैसे, हुँ, अपने ऊपर लगाएँ। मैं कहता हूँ अपने अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी ऐसी इनकम लेकर आएँ जो कि डॉलराइज़्ड इनकम हो। वो भी एक और अलग मसला है कि जो बेचारे डॉलर में भी इनकम ले रहे हैं, अगर पाकिस्तान पैसे मँगवाते हैं, तो वो पैसे भी जो है ना गवर्नमेंट रेट के ऊपर पाकिस्तान में आ रहे होते हैं और वो भी नुकसान में जा रहे होते हैं। लेकिन फिर भी एट लीस्ट डॉलर में जब पैसे मँगवाएँगे तो आप पाकिस्तान की कुछ हद तक इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। तो अपनी अपनी इनकम को डॉलराइज़ कर दें। मैं तो अभी फ़िलहाल यही कह सकता हूँ, पाकिस्तान के हालात वाक़ई इतने अच्छे नहीं है। मैं बाहर हुँ, बैठ के जो बातें करता हूँ, वो लोगों को पाकिस्तान में इसलिए नहीं समझ में आती क्योंकि मैं ज़ाहिर-सी बात है कनेक्टेड नहीं हूँ उस तरह से, और मैं एग्ज़ैक्टली। उस तरह से पेन फ़ील नहीं कर सकता। लेकिन वली जितना भाई मैं कह सकता हूँ उतना इतना मैं कहता हूँ कि यार एट लीस्ट अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लें। वली भाई एक और चीज़ है कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ पाकिस्तान के अंदर, वो लिटरली ऐसे काम आजकल कर रहे हैं कि गोल्ड की बार्स ले लेते हैं और बार की ट्रेडिंग कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। मैंने उनको समझा समझा के थक गया। मैंने कहा कि यार इस तरीके से आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आपने गोल्ड की बार लेनी स्टार्ट की थी तकरीबन फ़र्ज़ किया कि जब 1,80,000 रुपये का तोला सोना था, उस टाइम पे आपने लेना स्टार्ट किया, 1,90,000 के ऊपर आपने अपनी सारी बार्स जो है वो बेच दी। फिर आप जो है वो 2 लाख रुपए पे आपने दोबारा खरीद लिया, 2,60,000 पे आपने बेच दिया। तो लिटरली अगर आप देखें तो अगर आपने 1,80,000 के अंदर लेके सिर्फ छोड़ दिया होता, तो आप ज़्यादा कमा गए होते एज़ कम्पेयर टू जो ये जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से तो कोई भी इनकम जनरेट कर सकता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अपने दिमाग को समझाने वाली बात है कि हम मुनाफ़ा कमा रहे हैं। अच्छा, हाँ, यही चीज़ है ना, इस ट्रेडिंग के अंदर भी यही चीज़ होती है, जो जो स्टॉक्स ट्रेडर्स होते हैं, वो भी तो यही कर रहे होते हैं कि हर हफ्ते हर हर रोज़ जो है ना डे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, कभी हुँ, पैसे ऊपर बना रहे होते हैं, कभी लॉस में और ले रहे होते हैं। या तो म जो नॉर्मल बंदा है, वो ये काम नहीं कर सकता, उसको टाइम ज़ाया होगा ना। एग्ज़ैक्टली, मैं अगर यही बिल्कुल। सोचता रहूँगा कि मेरा स्टॉक जो है ना आज ₹100 का है, कल 110 का बेच के मैं फ़ायदा ले लेता हूँ ₹10 का, तो 10 हुँ, का फ़ायदा तो हो गया, लेकिन उसके पीछे मैंने टाइम कितना ज़ाया किया। तो हुँ, इसी तरह जो गोल्ड के अंदर भी कर रहा है वो बंदा, अगर ट्रेडिंग कर रहा है ये, तो उसके अंदर टाइम कितना ज़ाया कर रहा है अपना। कभी वो सुनार की दुकान पे जाता होगा या फिर फ़ोन पे ही बात कर लेता होगा, लेकिन कॉन्स्टेंटली उसका या दिमाग तो लगा हुआ है ना उसके अंदर। और फिर कॉन्स्टेंटली फ़ायदा लगा क्या ले हुआ रहा है। है? आज हुँ, उसने 110 का लेकर लेट्स से 120 का बेच दिया, वो खुश हो हुँ, गया। अब 120 के बाद क्या करेगा? इसी तरह से 130 का बहुत हो सारे लोग गया। होते हैं ना कि अब वो क्या करेगा? नेक्स्ट स्टेप में वही 130 का हो जाएगा, 130 का या खरीद के फिर बैठा हुँ, होगा। अगर वो 120 का आ गया फिर बैठा रहेगा लेकर। तो इसमें बंदे को भी सोचना चाहिए कि ट्रेडिंग आप एक हद तक करते हैं। ज़्यादातर आप अगर गोल्ड में भी कर रहे हैं तो ठीक है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ दें और फिर और कुछ सोचें, दिमाग को ज़रा फ्री करें इन कामों से और फिर कुछ और सोचें उसके अंदर।
या वली भाई, हमारे यहाँ एक और भी कॉन्सेप्ट है कि लॉन्ग टर्म जो है, कई लोग जो है लॉन्ग टर्म 1 महीने को लॉन्ग टर्म समझते हैं। ये भी काइंडली बता दें कि एक्चुअल जो लॉन्ग टर्म है इन्वेस्टमेंट का वो कितना होता है? वो 1 डेढ़ महीने का नहीं होता कि 1 डेढ़ महीना आपने लेके रख लिया तो बड़ी अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी हाँ, आपकी। हाँ, हाँ, हाँ। जो वॉरेन बफे कहता है, वॉरेन बफे की बहुत सारी बातें वो वेस्ट से रिलेटेड होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम अपनी मुल्क में भी इम्प्लीमेंट कर एप्लीकेबल हो सकते हैं। वो सकती एक हैं। बहुत अच्छी बात करता है, वो कहता है भाई जब भी मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना, तो मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ इस वक़्त। मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं लेट्स से मैं कोक में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि लेट्स से मैं कोका कोला का ओनर बन गया हूँ। अब कोका कोला का ओनर ये तो नहीं करेगा कि मैं 1 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ या 1 साल के हुँ, लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। वो तो एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है जिसमें उसके जो प्रॉफिट आ रहे होंगे वो भी कमाएगा वो। लेट्स से मैं लेट्स से प्रॉक्टर एंड गैम्बल में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं ऐसी बड़ी कंपनी के अंदर ये सोच के तो नहीं जाऊँगा कि मैं 1 महीना, 2 महीने, 1 साल के लिए इन्वेस्ट करूँ। मैं तो फिर सोचूँगा कि यार हो सकता है मेरे इस वक़्त बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे कोलगेट-पाल्मोलिव या लेट्स से यूनिलीवर। इस तरह के स्टॉक्स लेकर वो अपनी ओल्ड एज के लिए उसके जो डिविडेंड्स आ रहे होते हैं, वो उनसे पैसे बना रहे होते हैं और उससे पेंशन की जगह वो पैसे वहाँ से ले रहे होते हैं। तो लॉन्ग टर्म तो इतना लॉन्ग टर्म भी होता है और मैं स्टॉक्स के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं तो बहुत अल्ट्रा लॉन्ग टर्म करता हूँ, वो रिटायरमेंट के लिए ही कर रहा होता हूँ क्योंकि मुझे पता है एक तो मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट बहुत देर से स्टार्ट की है। अगर कोई 20 साल का लड़का है, उसको अगर वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, तो उसके लिए तो आइडियल टाइम है। 20 से 25-30 साल तक वो सीख जाएगा सब कुछ और या उसमें उसको नुकसान भी होगा, उसमें उसको फ़ायदा भी होगा, लेकिन नुकसान से उसको सीखना है। उसको ये नहीं होना है कि जैसे मैंने 2011 में जब लेवरेज ट्रेडिंग कर रहा था, तो उसके अंदर मुझे नुकसान हुआ, मैंने छोड़ दिया था। अगले 10 साल तक फिर मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की स्टॉक्स के अंदर और वो मेरे लिए बहुत गलत हुआ। मतलब मुझे उ उससे लेसन लर्न करके मुझे फिर आगे प्रॉपर करना चाहिए था। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को जब एक दफ़ा नुकसान हो जाएगा, तो वो उसको छोड़ देंगे। ऐसा नहीं हुँ, करना चाहिए, उसको फिर कंटिन्यू करना चाहिए, अपने लेसन्स को लर्न करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। स्टॉक मार्केट एब्सोल्यूटली सेफ है। वो जो गैम्बलिंग की बातें होती हैं, वो नहीं है, बहुत ज़्यादा सेफ है। मैं कहता हूँ यस, प्रॉपर्टी से ज़्यादा सेफ है। यस। प्रॉपर्टी जितनी प्रॉपर्टी से ज़्यादा गवर्नमेंट रिटर्न्स भी दिए हैं पाकिस्तान के स्टॉक अंदर मार्केट ने। बिल्कुल रिटर्न्स भी हैं बेहतर, लेकिन वही बात है कि उसको समझने का तरीका डिफरेंट होता है, लोग नहीं समझते उसको उस तरह से। एक लंबा टॉपिक है, हम किस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरह से प्रॉपर्टी से बेहतर है क्योंकि प्रॉपर्टी में क्या होता है कि लोग कहते हैं यार आज मैंने बैरिया टाउन का विला लिया था, मैंने 1 साल बाद उसको डबल प्राइस में बेच दिया। तो मैं हुँ, कहता हूँ यार इस तरह के तो स्टॉक्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो 1 साल में डबल हो जाते हैं। ₹1 का स्टॉक ₹2 का हो जाता है, हुँ, ₹20 का स्टॉक ₹40 का हो जाता है। लेकिन मैं वो आइसोलेटेड स्टॉक को लेके ये तो नहीं बोलूँगा कि मेरा मेरा 50 100% रिटर्न मिल गया मुझे। इसी तरह से हुँ। मैं उस बैरियर टाउन के घर के लिए जिसने मुझे डबल कर दी पैसे, मैं उसको ये तो नहीं कह सकता कि पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी प्राइस डबल हो गई है। तो इसलिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आइसोलेटेड केस के अंदर ये एक और चीज़ मसला है कि कुछ लोग लेट्स से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मेरी सोर्स ऑफ इनकम कुछ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यार मेरी जो इनकम थी ना, वो इस पर्टिकुलर स्टॉक की वजह से मैं अमीर हो गया। लेकिन आपको नहीं पता कि बैकग्राउंड क्या था उस बंदे का। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी कि सामने वाला जो बंदा बात कर रहा है ना, आपको ये नहीं पता कि वो पैसे कैसे कमा रहा है। वो आपको नज़र आ रहा है कि लेट्स से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, मैं हो सकता है हुँ, आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक्स में पैसे बन रहे हैं। हो सकता है मेरा पीछे प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा बिज़नेस चल रहा हो। यू या नेवर नो कि ऑब्वियसली, सामने वाला बंदा ऑब्वियसली। आपको किस तरह से बेवकूफ़ बना रहा है या नहीं भी हुँ, बना रहा तो आप किस तरह से पर्सीव कर रहे हैं उसको। तो या ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर बंदे को बेसिकली समझना भी चाहिए परसीविंग कि का जो जज करना पॉइंट है आना वो चाहिए ज़्यादा सामने वाला बेटर है बंदा कि भी आप किस तरीके से परसीव कर रहे हैं अगले बंदे को आप समझ नहीं पा रहे कि वो उसकी कितनी सोर्स ऑफ इनकम्स हैं और आप सिर्फ उसकी एक सोर्स ऑफ इनकम को लेकर समझते हो कि यार यही एक चीज़ है, बस मुझे भी इसके अंदर घुस जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। हुँ। अच्छा वली भाई, डेप्रिशिएटिंग एसेट जो कि पूरी दुनिया के अंदर जिनसे लोग भागते होते हैं और जिनके अंदर लोग कम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। एज़ एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपने कभी देखा है दुबई के अंदर कोई आदमी गाड़ियों के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हो एज़ एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू? आई हैव हाँ, सीन अच्छा इस मैनी इन पे पाकिस्तान। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। पहले इस पे तो मैंने ट्विटर पे थ्रेड भी लिखी थी, मैंने अपना काफ़ी वीडियोज़ भी बनाई हैं इस पे, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती बात। असल में ये जो सिनेरियो हुआ है गाड़ियों पे इन्वेस्टमेंट करके पैसे बनाने का, ये पिछले 2-3 सालों में पूरी दुनिया में हुआ है। ये सिर्फ़ हुँ, स्पेसिफिक टू पाकिस्तान नहीं है। अगर मैं इस हुँ, हुँ। स्पेसिफिक सिनेरियो की बात करूँ तो कोविड में जब मसले आए थे और सप्लाई चेन के मसले आए थे, तो गाड़ियों के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का मसला था, तो एक या नई गाड़ी जो लेट्स से $40,000 की मिल रही थी, वो हुँ, उसका सेकंड हैंड वर्ज़न 2 साल पुराना वो $50,000 का मिल रहा था। तो ये तो टेम्परेरी ग्लिचेस थे जो कि हो रहे थे और लोगों ने थोड़े बहुत पैसे बना लिए होंगे, बाहर भी बना लिए होंगे। लेकिन ये आइसोलेटेड इंसिडेंट था लास्ट 2-3 लेट्स से ईयर्स का। अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, पाकिस्तान में तो हमेशा से हमने ये सुना है कि गाड़ियों पे पैसे बढ़ जाते हैं और उसका रीज़न गाड़ियों पे पैसे बढ़ना नहीं है, उसका रीज़न मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं। गाड़ियों पे टैक्सेस लग जाते हैं, क्योंकि गाड़ी इंपोर्टेड ऑब्जेक्ट है तो वो उसके अंदर जो भी डॉलराइज्ड उसके अंदर जो कंपोनेंट होगा वो उसकी वजह से बढ़ जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ भाई गाड़ी रखने से बेहतर अगर आपने डॉलर ले लिया होता या गोल्ड ले लिया होता तो उसकी प्राइस शायद उससे ज़्यादा बढ़ जाती जो गाड़ी से मिलती है। अब प्रॉब्लम ये होती है आप लोग कहते हैं कि लेट्स से मैंने 2 करोड़ की गाड़ी ली,
कल वो 2.5 करोड़ की हो गई, तो मुझे तो लेट्स से विद इन 6 मंथ्स मुझको 50 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार आपने जो 50 लाख का फ़ायदा लिया है, उसमें आपने ये देखा है कि आपने गाड़ी को जो आपने लेट्स से 6 महीने के लिए आपने उसकी इंश्योरेंस भी पे की होगी, अच्छी खासी हुँ, इंश्योरेंस पे की होगी, और अगर या आपने बगैर इंश्योरेंस की गाड़ी ली है, तो आपने कितना बड़ा रिस्क लिया है, वो तो फिर आप एग्ज़ैक्टली, किसी सट्टे में डाल के शायद वो पैसे और बढ़ा लेते, लेकिन आपने गाड़ी पे भी तो एक रिस्क ले लिया ना वहाँ पर। प्लस ये कि बिल्कुल। अगर आपने उसके अंदर ये नहीं देखा कि उसकी आपने बड़ी गाड़ी ली है तो उसमें पेट्रोल वगैरह भी लग रहा है। लेकिन लोग कहते हैं हमारी लाइफ़स्टाइल है, हमारी लाइफ़स्टाइल इंप्रूव हो गई है, तो उस केस के अंदर मैं कहता हूँ चलो ठीक है, अगर आपने एक चीज़ इवेंचुअली लेनी थी, आपने वो गाड़ी यूज़ ही करनी है, तो फिर तो ठीक है। अगर लेट्स से मेरे पास पैसे हैं और मुझे टोयोटा प्राडो में घूमना है, हुँ, तो मैंने आज प्राडो ली, कल मैंने 6 महीने बाद दोबारा बेच दी उसको, उसके बाद मैंने कोई और गाड़ी ली, ये मेरा शौक है। इसमें हुँ, चाहे नुकसान हो, चाहे फ़ायदा हो, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल। आपका शौक है, आप करें। लेकिन अगर हुँ, आप उसको ये सोच के ले रहे हैं कि ये स्पेसिफिकली मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए लेनी है, मुझे एग्ज़ैक्टली, पैसे बचाने के या लिए लेनी है, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उसमें आप 6 महीने की मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ ना, 6 महीने के लिए आप रखेंगे, अगर इंश्योरेंस नहीं कराएगी, गाड़ी उड़ गई, एक्सीडेंट हो हुँ, गया, कोई मसला हो गया, तो फिर तो आपको लेने के देने पड़ जाएँगे उसके अंदर। या आई नो अ फ्रेंड जो कि करता ही ये काम है, इन्वेस्टमेंट्स करता है गाड़ियों के अंदर और वो माशाल्लाह से इस्लामाबाद से गाड़ी लेकर आ रहा था और रास्ते में गाड़ी लग गई। इन्वेस्टमेंट सारी की हाँ, सारी गई, हाँ। नहीं, तकरीबन अच्छा 1 अच्छा, ट्रे ऑफ़ 1 कोर्स मिलियन के इसमें ऊपर ट्रेडिंग खर्चा करता आ है गया। बंदा, ऑफ़ कोर्स जी। इसमें लोगों के गाड़ियों के शोरूम होते हैं, लोग अपनी उसमें नहीं, वो डिफरेंट कारोबार कर रहे सिनेरियो होते है, हैं गाड़ियों का, डिफरेंट वो एक अलग सिनेरियो है। चीज़ है। नहीं, हाँ, ट्रेडिंग वो की एक मैं अलग बात नहीं चीज़ है। कर रहा। हाँ, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ की हाँ। बात कर रहा हूँ। लोग यहाँ पर लिटरली ये इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं कि तो इन्वेस्टमेंट हाँ। पर्पज़ के तौर पे कर रहे हैं कि ये रख के हम 2 साल बाद बेचेंगे। तो उसका फ़ायदा नहीं है ना, अगर तो आपकी गाड़ी या यूज़ में आ रही है, उसको इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, फिर हुँ, तो आप उसको उसको यूज़ कर रहे नहीं हैं। यूज़ भी नहीं कर रहे, मतलब कि बता अपनी गाड़ी फ़र्ज़ यूज़ करें की कुछ नहीं अलग है, पता। खाली अच्छा, खड़ी यूज़ की भी नहीं हुई कर है रहे, सिर्फ़ उन्होंने खड़ी हुई गाड़ियाँ। गाड़ी। सिर्फ़ खड़ी की हुई हैं नहीं, गाड़ी। एक तो बिल्कुल यूसेज फ़ायदा के नहीं, अंदर वो आ तो जाए वो डेड तो एसेट, बिल्कुल एसेट भी या नहीं है, वो तो डेड एक बेसिकली वो डेड चीज़ है जो कि आपको उल्टा नुकसान दे रही है। वो आपकी लायबिलिटी है एक किस्म की आपके ऊपर। आप अपने सिर के ऊपर एक हाँ, लायबिलिटी हाँ, बना रहे हैं कि उसकी ज़िम्मेदारी भी आपने एग्ज़ैक्टली, देखनी है, उसकी केयर भी करनी है आपने। उसके बाद वो आपको रिटर्न दे बिल्कुल। ना दे उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल, ये यही तो बात है, कुछ नहीं पता। जैसे कुछ दिनों पहले गाड़ियों पे बीच में ही कोविड के बाद कुछ अरसे के लिए ऐसा हुआ था कि गाड़ियों की काफ़ी अच्छी सप्लाई हो गई थी। वो तो हुँ, इम्पोर्ट बाद में बंद हुई है, लेकिन उससे पहले गाड़ियों की प्राइसेज़ कम हो गई थी। तो यू नेवर नो कि किस साइकिल में आप फँस जाते हैं। अगर आप गलत यस, साइकिल में फँस गए तो गाड़ी की प्राइस नीचे हो जाएगी और फिर बिल्कुल। आपको रखे ना फिर गाड़ी, फिर नहीं बिकती वो। अच्छा वली भाई इस सब के अंदर बेसिकली देखा जाए तो एक एजुकेशन की प्रॉब्लम है कि भी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर सही तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपको फाइनेंशियली एजुकेटेड कर दिया जाए तो क्या आप इस किस्म के भोंडे किस्म के डिसीजन ले सकते हैं? यार अब मैं इस पे क्या बोलूँ, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी दुबई में देखा है जो 10,000 दिरहम सैलरी ले रहे हैं। 10,000 दिरहम इज़ इक्विवेलेंट टू लेट्स से 45 लेट्स से 4 लाख 50 नहीं सॉरी 10,000 दिरहम इज़ इक्वल टू 8 लाख रुपीज़ पाकिस्तानी। अ, वो लोग भी जो कि 10,000 दिरहम यूएई के हिसाब से बहुत कम सैलरी है, इतनी अच्छी नहीं है कम कि पूरी सैलरी फैमिली आप या चला लें। यूएई के हाँ, हिसाब से? पूरी फैमिली जो लोग यहाँ रह रहे हैं, अपने 4-4 बच्चे उनके साथ हैं, रह रहे हैं, स्कूलिंग है उनकी, बहुत सारी चीज़ें, तो वो आसान नहीं है। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हुए भी देखा है, अपने घर भी, अपनी एसेट्स बनाते हुए भी देखा है। तो ऐसे लोग भी हैं, एट द सेम टाइम ऐसे लोग भी हैं जो 50,000 दिरहम सैलरी ले रहे थे और उसके बाद इवेंचुअली वो इस वक़्त सिर्फ़ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से जेल में बैठे हुए हैं। और वो ऐसा नहीं है कि कोई फाइनेंशियली लिटरेट नहीं थे, वो लोग एमबीएस थे, जो कि इस वक़्त जेल में बैठे हुए हैं, जस्ट बिकॉज़ उनको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी। तो पर्सनल फाइनेंस को मैं इस पे मुझे लोग कहते हैं कि यार आप इकोनॉमिक्स पे वीडियो क्यों नहीं बनाते? तो इकोनॉमिक्स पे वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता, बहुत मैं अपने दोस्तों को मेरे कुछ सर्किल हुँ, में मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ मैं कोलैबोरेशन कर लेता हूँ, लेकिन मैं हुँ, खुद इसलिए नहीं बनाता कि मुझे लगता है कि मैं शायद उस तरह से डिलीवर ना कर सकूँ। लेकिन हुँ, पर्सनल फाइनेंस क्योंकि मेरा पैशन है, ये मुझे पता है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो मैं बहुत आराम से बोल लेता हूँ। तो इकोनॉमिस्ट एंड जो पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट है, ये दोनों एग्ज़ बिल्कुल डिफरेंट जगह है। मतलब दैट्स अ मैक्रो कंप्लीटली इकोनॉमी डिफरेंट एक ऐसी या चीज़ है जो शायद मैं उस तरह से बात ना कर सकूँ। लेकिन पर्सनल फाइनेंस पे मैं बात भी कर सकता हूँ, मुझे समझ में भी आती है। जो ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन उनको बहुत बेसिक चीज़ें जो घर के फाइनेंस होते हैं, उनको उन चीज़ों का नहीं पता या वो उसको टेक केयर नहीं करते। मैनेज भी नहीं तो कर पाते। इसलिए इसलिए चाहे आपकी स्कूलिंग कुछ भी हो, चाहे आप हुँ, डॉक्टर हो, चाहे आप लेट्स से लॉयर हो, चाहे हुँ, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कुछ भी हो, आपकी पर्सनल फाइनेंस की जो एजुकेशन है वो बिल्कुल सेपरेट लाइन है। वो आपके थोड़ा-सा आपको आपको जो घर वालों से एजुकेशन मिलती है, अदरवाइज़ आपको खुद लेनी पड़ती है। क्योंकि ना पाकिस्तान के अंदर कोई पढ़ाता है और ना दुनिया में कहीं और पढ़ाता है। असल मसला ये है कि पर्सनल फाइनेंस की जब भी बात आती है, ऑल्दो कि पाकिस्तान में तो ये सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं जाता, लेकिन जब भी पढ़ाया जाएगा तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक टर्म आती है वो इंटरेस्ट की आती है। अब इंटरेस्ट आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आप अच्छा समझते हैं, नहीं अच्छा समझते, पूरा सिस्टम इसी पे चल रहा है।
प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको टैबू लगा के रखेंगे तो बच्चों को हमेशा से लगेगा ये इसको लर्न ही नहीं करना चाहिए। और बड़ा फिर मशहूर एक हमारे स्कॉलर थे, स्कॉलर कहना चाहिए पता नहीं क्या, लेकिन वो उन्होंने कहा था कि फिर अगर इंटरेस्ट है हमारे ऊपर तो उनसे बोल दो कि हमें नहीं देना वापस। खाजिम तो रज़ी अगर साहब। पाकिस्तान के ऊपर हाँ जी, खादिम रज़वी साहब, तो उन्होंने अगर ये बोल दिया, तो इस तरह से अगर कोई भी बोल देगा उठकर और फिर बड़े हुँ, फोरम पे बोलेगा तो फिर कैसा लगेगा। अगर आप एक एक दुनिया के साथ चलना चाहते हैं तो हुँ, आपको एटलीस्ट समझना चाहिए उसको कि ये चीज काम कैसे करती है। क्योंकि अगर आप समझेंगे नहीं, भले आप ना लें या भले आप ना दें, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि ये काम कैसे करता है, ये वर्किंग नॉलेज तो कैसे होना करती है। कोई चाहिए चार्टर्ड बिल्कुल। नॉलेज बिल्कुल होनी चाहिए। तो हुँ, पर्सनल फाइनेंस की वहाँ से फिर जब आप बात करते हैं तो आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप अपने पैसों को सेव कर सकते हैं। सेविंग ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लेट असाइड के इन्वेस्टमेंट, वहाँ सेविंग ही नहीं है। लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं होता, इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट नहीं है कि इमरजेंसी फंड हुँ, होना चाहिए। मतलब लोगों के पास अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर लोग गाड़ियों पे पैसे खर्च कर देते हैं, हुँ। लेकिन अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए पैसे नहीं खर्च करते। नहीं करेंगे, आपके पास बिल्कुल भी उस नहीं करेंगे। 2 करोड़ की गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होगी घर के बाहर, लेकिन वो गाड़ी खरीद लेंगे। उसके बाद आप घर के अंदर बच्चों को एयर कंडीशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। यानी या कि बिल बिल क्योंकि बिल आएगा। तो हुँ, मतलब ये मैं कहता हूँ कि प्रोडक्टिविटी का ज़िया है बिल्कुल, क्योंकि आप वो 2 करोड़ की गाड़ी लेकर क्या करेंगे? आपके बच्चे अगर एसी में नहीं बैठे हुए, अगर उनको एक एग्ज़ैक्टली। सुकून का माहौल नहीं मिला हुआ, तो हुँ, कोई फ़ायदा नहीं है उस गाड़ी का, वो जो 2 करोड़ की बाहर खड़ी हुई है। तो इसलिए ये बेसिक चीज़ें हैं जो सेविंग्स नहीं होती है, एज़ आई सेड कि वहाँ पर उनके पास पैसों का मिलियंस की नहीं पता कि प्रॉपर्टीज़ सेव पड़ी कैसे होंगी करना है। लेकिन वो उनके पास रिकरिंग इनकम ही नहीं होएगी कि वो अपने आप को सस्टेन कर सकें। हालाँकि प्रॉपर्टीज़ मिलियंस के अंदर पड़ी होएगी, ऐसा नहीं कि 1-2 मिलियन की हाँ, बल्कि हंड्रेड्स हाँ, ऑफ मिलियंस के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, बट कोई रिकरिंग इनकम नहीं होएगी। हाँ, वो यही समझ के कि यार ये पैसे आगे पैसे देंगी, लेकिन हुँ, ना वो मुल्क के लिए अच्छा है, ना आपके लिए शायद मतलब प्रोबेबली शायद अच्छा हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी अच्छा हो। क्योंकि हुँ, हो सकता है उसके अंदर वो पैसे वहीं डेड इन्वेस्टमेंट वो डेड ही रहे। क्योंकि प्लॉट्स के अंदर तो एक तरह का गैम्बल होता है ना, कभी हो भी सकता है अच्छा हो जाए और हो सकता है, क्योंकि हम जो कहानियाँ सुनते हैं प्लॉट्स की, वो सारी पॉज़िटिव न्यूज़ सुनते हैं। लोग अपने नुकसान को नहीं बताते ज़्यादातर। कभी भी इसी नहीं तरह बताते। किसी किसी भी इन्वेस्टमेंट में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट के नुकसान को बताते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी बहुत सारे ऐसे, जैसे मैंने भी अगर अपनी प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो मेरी 50% प्रॉफिट जो प्रॉपर्टीज़ ली होंगी वो पॉज़िटिव होंगी और 50% नेगेटिव होंगी। और अब तो ख़ैर सब कुछ ही नेगेटिव में जा रहा है, क्योंकि अब तो सब वैसे ही जो है, जो डॉलर का हाल है, या उसकी वज़ह से तो नेगेटिव में ही है। सबका ही नेगेटिव में है इस तो टाइम तो पे तो इसलिए बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए ये एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन प स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाएगी, ये तो अपने पेरेंट्स को ही देखना पड़ेगा कि पेरेंट्स बच्चों को किस तरह से सिखाएँ। बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से एग्ज़ाम्पल है। मैं अपने बच्चों के साथ भी कभी-कभी इस तरह के गेम करता हूँ कि यार अगर फ़र्ज़ करो मुझे पैसे उनको इवेंचुअली देने ही है, किसी चीज़ के लिए उनको ट्रीट देनी है, तो मैं कहता हूँ यार फिर तुम ये काम कर लो। मैं अपने बड़े वाले बेटे से तो इनफैक्ट कभी-कभी वीडियोज़ भी एडिट करवा लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि ये तुम इतना काम कर दो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूँगा। तो मुझे इवेंचुअली वो पैसे देने ही हैं। तो उसको थोड़ी-सी वैल्यू मिल जाएगी कि हाँ, उसने ये काम हुँ, करके थोड़े से पैसे बना लिए। क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आप बच्चों को वैसे तो करना चाहिए, लेकिन लेट्स से मैकडॉनल्ड जाके कोई काम नहीं करेगा। इवन यूएई के हुँ। अंदर इस तरह के काम जो है ना लोग नहीं करते। तो ये अगर सैलरीज़ लेट्स भी से तो कम है ना, 18 सैलरीज़ भी तो नहीं है। सैलरीज़ भी कम है, टाइम का फ़ायदा हुँ, नहीं है उसके अंदर, वो टाइम इन्वेस्टमेंट का। एग्ज़ैक्टली। लेकिन फिर हुँ, आजकल के जो जो सिनेरियो है उसके अंदर ऑनलाइन बिज़नेसेस इस तरह के चल गए हैं कि आप या अपना बिल्कुल, सही सही टाइम लगाकर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ जो कर कि सकते लोग हैं वो। नहीं करते। फिर ये भी तो मसला है ना कि लोग ये दिल प्रॉब्लम है बर्दाश्त हो असल में। जाते हैं। हाँ, हुँ, मतलब सिर्फ़ आपको ज़रूरी नहीं है कि आप लो कॉस्ट लेबर करें, आप जो है ना हाई हुँ, क्लास थोड़ा-सा लो उसमें भी लो कॉस्ट जाकर, लेकिन इवेंचुअली आप उसके अंदर फ़ायदा कर सकते हैं हुँ, अपना, लेकिन वो भी फिर बिल्कुल। लोग नहीं ये कर रहे। अक्सर वली भाई मैं भी कहता होता हूँ ये बात कि भी जो ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में काम कर रहे हैं ना, ये वही अभी तक $10 और $20 के ही वो ऑर्डर्स के ऊपर बैठे हैं। आप मंथली ज़्यादा से ज़्यादा 2500 $3000 से ऊपर नहीं जा सकते। अगर आपने लिटरली मंथली हुँ, 10K, 20K, 30K डॉलर्स तक जाना है तो ज़ाहिर बात है फिर आपको उन स्किल्स की तरफ जाना होगा जो कि हाई पेइंग स्किल्स होंगी, जो कि ऐसी नीश होगी जो कि आपको उस तरीके से पे करेगी। और ऑब्वियसली हम लोग उस तरफ नहीं जाते, हम लोग क्योंकि वो शॉर्ट सेलिंग का एक फंडा है ना, एक ज़हन में बैठा हुआ है कि भई हमें तो मतलब कि वो $2000 मिल जाएँ पाकिस्तानी, तो $3000 मिल जाएँ तो हमारे लिए काफ़ी है, हमारा घर बहुत ज़्यादा बेहतरीन अच्छे से चल जाता है। इसके आगे कभी सोचना ही नहीं है कि भई हमने कोई इन्वेस्टमेंट्स करनी है या नहीं करनी, उस तक तो जाना ही नहीं हाँ, है तो लेकिन हमें। उसमें ये भी मसला है ना कि वो आप पे बहुत वो जो इनकम है वो आप पे डिपेंड करती है, आपके टाइम पे डिपेंड करती है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ैक्टली, कि वो एग्ज़ैक्टली। पैसिव नहीं है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव इनकम है। आप हुँ, काम आज बंद करेंगे, आपके पैसे आना बंद हो जाएँगे। तो हुँ, आपको इस लेवल पे जाना चाहिए कि आपके पैसे जो है वो आपके काम बंद करने से खत्म ना हो। वो ऑल्दो
वो पैसे, वो बहुत मुश्किल से पैसे आते हैं वो वाले, और कम आते हैं, लेकिन वो आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक छोटे-छोटे बिल्कुल। आप स्टेप्स में कर सकते हैं कि आपने लेट्स से किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, उससे आपको डिविडेंड्स मिल रहे हैं, उन डिविडेंड से आप कह दें कि मेरा टारगेट ये है कि पहले मेरा पानी का और गैस का बिल एटलीस्ट वो वो कैटर फॉर हो निकलता जाए। रहे। उस हम्म। वो निकलता रहे। उसके बाद आपने कहा चलो नेक्स्ट स्टेप जाता हूँ मैं, बिजली का बिल भी निकलना चाहिए उससे। तो हम्म। मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि मेरा बिजली और यूटिलिटी के सारे बिल्स निकल जाएँ। फिर एक और स्टेप ऊपर जाएँ, आप कहें यार मेरे बच्चों की स्कूल की फीस भी अब जो है ना मेरी पैसिव इनकम से रिटर्न होनी चाहिए। ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन कंसिस्टेंसी से आपका ये काम हो सकता है। तो ये काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो ये बिल्कुल। चीज़ अगर सोचेंगे तो फिर इवेंचुअली आपका माइंड थोड़ा-सा फ्री अप होने लगेगा और दूसरी चीज़ों में काम शुरू हो जाएगा। अच्छा वली भाई, टैकलिंग टू टैकल इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान देयर आर अ लॉट ऑफ फंड्स स्पेशली गोल्ड फंड्स, बट आपने मीज़ान बैंक का पोस्टमार्टम कर दिया था, गोल्ड गोल्ड फंड का मीज़ान बैंक के, उसके बारे में ज़रा बताएं वो किस तरीके से वो सिनेरियो है यार मीज़ान वालों का। हाँ, आई डोंट नो क्या वो, मैं अभी रिसेंटली ट्विटर पे देख रहा था, तो वो किसी ने कहा था कि पिछले 1 साल के अंदर उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया, तो मैंने वो वीडियो बनाई थी तकरीबन 1 साल पहले, तो मुझे नहीं पता हम्म। कि उसके 1 साल बाद क्या हुआ है। लेकिन हम्म। उससे 1 साल पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मसला ये भी था कि गोल्ड ने भी कोई अच्छा रिटर्न नहीं दिया था, और पाकिस्तानी रुपी भी उस तरह से डिवैल्यू नहीं हुआ था जिस तरह से पिछले हम्म। 1 डेढ़ साल के अंदर हुआ है। हम्म। तो ये चीज़ एक बात सोचने वाली है, हो सकता है उस टाइम में, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि डॉलर टर्म्स के अंदर हर साल, क्योंकि उनके जो जो नैव्स होते हैं वो तो पब्लिकली अवेलेबल है, तो उसको या उस पे वर्किंग करनी पड़ेगी कि मीज़ान का जो गोल्ड फंड है वो हर हाँ साल का नैव रुपी टर्म जी के अंदर कितना बिल्कुल। कितना रिटर्न दे रहा है, डॉलर टर्म में कितना रिटर्न दे रहा है। जो कि हम्म। मेरे ख्याल से अभी भी, अगर आप ये कह लें कि 20 से 25% डेविएट करेगा तो ये बुरा नहीं होगा। यानी कि हम्म। अगर डॉलर ने, सॉरी गोल्ड ने अगर आपको फर्ज करें ₹25 का रिटर्न दिया है, तो मीज़ान बैंक जो इन डॉलर टर्म्स ₹25 का रिटर्न दिया है, तो जो मीज़ान बैंक का जो गोल्ड फंड था, वो शायद आपको ₹15 का रिटर्न दे रहा था। या तो ये ये चीज़ है कि डिफ बिल्कुल ये चीज़ है, इसी तरह से होता है ये हुँ, क्यों होता है? अगर मुकम्मल तौर के पे डॉलर इन्वेस्टमेंट है या गोल्ड गोल्ड मतलब कि प्रोजेक्टेड टू गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ पर ये चीज़ क्यों है कि भाई गोल्ड के अंदर जो है वो आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, और अगर आप वही फंड ले लेंगे तो आपको कम रिटर्न मिल रहा है एज़ कम्पेयर यार अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ इनके फीस वगैरह आई एम श्योर होगी, और इसके अलावा उन्होंने कुछ कंपोनेंट रखा हुआ है कैश का भी। टू। या अब इसमें एग्जैक्टली। वो किस तरह से हम्म। टेक्निकल, इसमें किस तरह से वो डील करते हैं मुझे उसका एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मैं इसी बात पर एक और बात करता हूँ। पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये इंडिया से कॉपी करना चाहिए। इंडिया ने एक गोल्ड फंड बनाया था अपना, मैं भूल गया हूँ हम्म। एग्जैक्टली उसका नाम क्या था, लेकिन उसका जिस्ट ये है कि वो उन्होंने गवर्नमेंट की बैकिंग के ऊपर एक गोल्ड फंड बनाया था, आप उसमें गोल्ड फंड में पैसे डाल सकते थे, और उसने उस चीज को इनकाउंटर किया था। वहां पर भी गोल्ड की बड़ी बाइंग होती है और ब्लैक एक बाइंग तो बहुत मोदी होती ने है। भी स्टार्ट किया था ना, एक तो मोदी नरेंद्र की बात, मैं मोदी ने उसी की बात स्टार्ट कर रहा किया हूँ। था, वो बड़ा मशहूर हुआ है इंडिया के अंदर, जो हाँ, काफ़ी पॉपुलर एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली अच्छा उसमें अच्छा। बड़े फायदे हैं उनको। उसमें या आपको ना फिजिकल गोल्ड रखने की जरूरत है, और हम्म। अच्छी बात यह है कि वो गवर्नमेंट बैकिंग के साथ है। और तो सबसे बड़ी बात पाकिस्तान में यह है अगर, कि ब्लैक गोल्ड उसने खत्म कर दिया है, ब्लैक मार्केट गोल्ड की हाँ जो है वो उसने डिस्ट्रॉय हाँ कर दी इससे, इस डिसीजन एग्जैक्टली से। तो या अगर आप मुझ जैसा बंदा कोई गोल्ड खरीदना चाहता है, हाँ अगर मेरे पास ब्लैक मनी है तो फिर तो मैं उसमें शायद पैसे ना डालूं, लेकिन एक या रेगुलर बंदा जो घर में बैठा हुआ है, जिसको गोल्ड खरीदना है सिर्फ इसलिए कि इन्फ्लेशन से बच सके, तो गवर्नमेंट के पास एक इतना अच्छा एवेन्यू है कि वो गोल्ड फंड बना दे और उसमें लोगों को बोले इसकी वैल्यू डॉलर से पैक्ड होगी, आप इसमें पैसे डालें, हम आपकी ब्याह पे गोल्ड खरीदेंगे। तो मेरे नहीं ख्याल लेकिन कि इसके अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब ट्रस्ट गवर्नमेंट को कौन तो करेगा फायदा ही है वली उसके भाई? अंदर। वली भाई ट्रस्ट कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो डॉलर अकाउंट सीज हो जाते हैं। यहाँ पर तो यार वो रातों तो रात डॉलर अब अकाउंट सीज हो जाते हाँ, हैं, कोई पता नहीं होता कब डॉलर आपको जो है वो पकड़ के सारे का सारा जब्त कर यार लें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब ये कोई भी करेगा ना, जो भी गवर्नमेंट करेगी वो बचेगी नहीं उसके बाद, क्योंकि जो उन्होंने जो ये बात हम्म। आप कह रहे हैं ना, ये आप आज से 25 साल पुरानी बात को दोबारा या लेके बैठे हुए हैं। या 25 साल बट बाद पाकिस्तान वो भी तो ये 25 साल पुराना ही चल रहा है ना अभी तक वली भाई, अभी तक टाइप राइटर के ऊपर यहाँ पर हाँ डिसीजन लिए जाते हैं। हाँ, लेकिन वो पॉलिटिकल, उस पॉलिटिकल पार्टी की डेथ होगी अगर वो जो भी ये करेगा ना, उसकी डेथ होगी, क्योंकि सबसे मेजर जो पैसे ओवरसीज से आ रहे हैं वो आना तो लाजमी फिर हुंडी से ही आएंगे, फिर वो कोई डायरेक्ट बैंक से अभी भी नहीं हुंडी से भेजेगा। आ रहे हैं, और अभी भी मुकम्मल हुंडी से आ रहे हैं, कोई भी वो लीगल हाँ चैनल तो फिर यूज ही भी नहीं कर रहा बिल्कुल भी। और आरडीए के कुछ अब नंबर्स बेहतर हुए हैं, क्योंकि वो जो डॉलर रुपी पैरिटी थी वो अब जो अब कम हुई है वो बेहतरी आई है, उसके बाद अब कम या हुई है उसके अंदर। लेकिन अगर दोबारा से कोई इस तरह की चीज होगी तो कभी भी कोई पैसे नहीं भेजेगा, और फिर पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग हैं वो उनका अभी भी वही बात है ना, अभी भी आप भी वही बात कर रहे हैं कि यार वो हुआ था, तो और वो भी फिर डर नाम लगता हमेशा है। नून लीग का आता है, तो जिसने किया एग्जैक्टली, था और अभी वो भी वही हमेशा बैठे उसका, हैं। हाँ अभी भी वो बैठे, तो वो दिमाग में बंदे के वो रहेगा, और डर अगर रहता है। गॉड फॉरबिड दोबारा हुआ तो फिर तो उस पॉलिटिकल पार्टी की तो डेथ है उसके बाद। वी कैन नेल द कॉफिन, नेल देयर कॉफिन आफ्टर दैट, अगर कोई इस हाँ किस्म का काम करता है।
अच्छा वली भाई, बेसिकली अब हमने ये सारे के सारे जो सिनेरियोज़ हैं, इसको किस तरीके से लेकर चलना होता है। पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा मामला आते हैं कि देखें, एक सिंपल सी आपको सिचुएशन बताता हूँ। आप तो ये बता रहे हैं कि भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो पाकिस्तान में भेजते हैं, ज़ाहिर बात है पैसे डाल रहे हैं, और रोशनी डिजिटल अकाउंट आरडीए के थ्रू जो अब पैसे आ रहे हैं वो थोड़े से बड़े हैं बिकॉज ऑफ इंटर बैंक और ओपन मार्केट के जो डिफरेंस है वो कम हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा मसला है कि पाकिस्तान के अंदर लिटरली इस टाइम के ऊपर मोर देन $1 बिलियन रेवेन्यू जो है वो दुबई के अंदर पार्क होता है पाकिस्तानी आईटी एक्सपोर्टर्स का, बिकॉज कि वो पाकिस्तान के अंदर पैसा लाना नहीं चाहते, डरते हैं। 100 मामला आते हैं, कोई भी होगा ज़ाहिर बात है वो अपने पैसे को लेके सिक्योर रहेगा कि भी यार मेरा पैसा वहाँ पर पड़ा हो जहाँ पर सिक्योर हो। दुबई आपको एक सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है आपके पैसे के लिए। पाकिस्तान के अंदर अगर आप वही पैसा लाकर पार्क करते हैं तो वापस लेकर तो आप जा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो वो तो सारे का सारा पैसा दुबई रखते हैं। और एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि इस किस्म की पॉलिसी के बाद क्या हम इस चीज़ को वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई हमें डॉलर्स देखने को मिलेंगे कि आने वाले वक्तों के अंदर क्या डॉलर किस तरीके से आएगा? सोचने समझ यार सी बात है। अनफॉर्चुनेटली जो बात पूरी आपने कही है, ये ना सिर्फ आईटी इंडस्ट्री के लिए बल्कि ये हम्म, कोई भी इंडस्ट्री है। मैं बड़े बड़े हम्म, कॉलगन जो यस लेट से नाम तो खैर नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है पाकिस्तान की, हम्म, बहुत बड़ी कंपनीज यानी कि जिनके एड्स आपको नजर आते हैं टीवी के ऊपर, उन्होंने अपनी शेल कंपनीज दुबई में बनाई हैं। वो भी अपने पैसे लेकर नहीं आते हैं यहाँ पर पाकिस्तान। ये तो, और ये अभी बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया है। प्लस हम्म, आपने देखा होगा रिसेंटली एक ट्रेंड कि जितने भी पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर्स थे वो हम्म, मूव कर गए हैं दुबई। दुबई के और अंदर वो मूव मूव कर कर गए। गए हैं या एटलीस्ट उन्होंने अपना सेटअप कर लिया दुबई के अंदर, अगर मूव 100% बिल्कुल। नहीं भी किया उन्होंने। या और उसके अलावा तो बैंक अकाउंट उसका सारे रीजन दुबई के यही अटैच है। कर लिए हैं अपनी पेमेंट्स के लिए। हाँ ऑफ कोर्स, अब बंदा अपना नुकसान क्यों करेगा? मतलब एक टाइम था जिस टाइम हम्म, पर 230 रुपए का उनको डॉलर मिल रहा था, और अगर क्रेडिट कार्ड पे स्वैप करते हैं तो वो 280 290 रुपए का रेट मिलते थे। तो इतना हम्म, जो डेल्टा आ रहा है वो क्यों करेगा? आप दुबई के अंदर अगर बिजनेस सेटअप करते हैं तो साल का आपको 20-25 हजार दिरहम जो एक्स्ट्रा लग रहा है, वो आपको, अगर आपकी रेवेन्यू ज्यादा है तो वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो 1-2 कुछ महीने भी के अंदर नहीं ही है, कवर हो बिल्कुल। जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, विद इन अ मंथ बिल्कुल। कवर हो तो जाता है जो। इसलिए इसलिए ये चीज जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट फैक्टर से आएगी। आप इंडिया में देख लें, इंडिया का कोई इतना अच्छा हाल नहीं है, लेकिन क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट का ट्रस्ट है, पूरी दुनिया का ट्रस्ट है, ना सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपैट इंडियंस का बल्कि दुनिया का ट्रस्ट है, तो इसी वजह हम्म, से वहां इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। आज पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, ना सिर्फ पाकिस्तानी एक्सपर्ट बल्कि पूरी दुनिया से और लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट तो बड़ी है ना। मतलब बहुत बड़ी कंजम्पशन तो है मार्केट है। पाकिस्तान के अंदर, चले जाना चाहिए, जो कि एक्सपोर्ट्स नहीं है इस वक्त। और सबसे आसान आईटी की एक्सपोर्ट है, क्योंकि वहां पर आप क्विकली काम कर सकते हैं। बड़े हम्म, लेवल की जो टेक्सटाइल वगैरह की एक्सपोर्ट है उसके अंदर टाइम लगेगा, और फिर हमें वैल्यू ऐड करने वाली चीजों पर भी जाना चाहिए, जो कि अब देखें हम पाकिस्तान में एप्पल के आईफोन के ऊपर ऑलमोस्ट कोई 1.5 लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं। वहां इंडिया के अंदर वो एप्पल का स्टोर बन रहा है। मतलब लेट असाइड वो एप्पल की तो वो जो आईफोन तो बन ही रहे थे वहां पर, और आप शायद अगर हम अगले मैन्युफैक्चर हो साल, रहे हैं। शायद अब अगले तो साल हम जो कंप्लीट खरीदें मैन्युफैक्चरिंग आईफोन, प्लांट ही वो तो वहाँ पे शायद वो शिफ्ट मेड कर रहे इन हैं इंडिया के अंदर। एग्जैक्टली। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। मतलब ये ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 10 years इंडिया ने ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया अपने आप को। तो हम्म, हमें भी अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो उसमें टाइम लगेगा। और अब लेकिन अभी किसी की विल मुझे नजर आ नहीं रही है, और ये हर तरफ हम्म, से, हर पॉलिटिकल पार्टी का, सबका मसला ये होता है कि अवाम को किसी तरह से जो ना वो ऑप्टिक्स में फंसा दें, कि उस चीज के अंदर कुछ ऐसी चीज कर दें कि हम एटलीस्ट शो कर दें कि हमने कुछ किया, जबकि वो उसका कोई सब्सटेंस नहीं होता है। अच्छा ये वली भाई, फिगर्स जब हम देखते हैं ना इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के, तो ये चीज़ एक एक बना दी गई है, ये एक पर्सपेक्टिव, ये एक बयानिया शो किया गया है बीजेपी की तरफ से कि उन्होंने इतनी ज़्यादा ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया के लेकर आए हैं। लेकिन एक्चुअल जो फिगर्स है ना वो ये बताते हैं कि जब ये सोशल इकोनॉमिक अपना पूरे का पूरा मुल्क जो है सोशल इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर चला रहे थे, वहाँ से ये हट कर मुकम्मल तौर के ऊपर कम्प्लीटली इकोनॉमिक बेस्ड अपनी इकोनॉमी को इन्होंने किया है। और ये बेसिकली किया था मनमोहन सिंह अच्छा ने। यार, या हाँ हाँ, और मनमोहन इसमें सिंह मैं ने 2-3 चीजें हाँ हाँ, बोले बोले, आप कंप्लीट करें फिर मैं बताता हूँ। मनमोहन सिंह ने एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म किया था इंडिया को। जितना रैपिडली मनमोहन सिंह ने डिसीजन मेकिंग कर कर इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया था इकोनॉमिकली। मैं बाकी पॉलिसीज़ की बात नहीं कर रहा कि बाकी उनकी पाकिस्तान के रिलेटेड या फॉरेन जियो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ जो उनकी कैसी हैं वो एक अलग चीज़ है। इकोनॉमिकली जो है मनमोहन सिंह ने जितना बेनिफिट इंडिया को दिया है उस चीज़ को आगे फिर जारी बात है कि मोदी ने काफ़ी ज़्यादा कैश किया है। अच्छा, इसमें मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ। पाकिस्तान इंडिया से इतना बुरा भी नहीं है।
एक पर्सपेक्टिव में बुरा है, वो ये कि हमारा जो परसेप्शन पूरी दुनिया में बना हुआ है वो अच्छा नहीं है, और उसकी वजह से हमारे पास ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती हैं। जब इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी तो हमारा सारा कुछ डेफिसिट वगैरह ये सब कुछ होता है। बिल्कुल लेकिन ऐसे मैं ही कुछ है। पॉजिटिव चीजें आपको बताता हूँ जो इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो आपको बेहतर नजर आएंगी। एक तो ये कि अभी आपने रिसेंटली जावेद अख्तर का इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने बोला था कि यार लाहौर में गया था, मुझे तो वहां पर या लोग बिल्कुल। सड़कों पर दिखाई मुझे लगता है कि वो मुझे अलग से कहीं लेके जाते हैं। हालांकि मैं खुद भी लाहौर में जाता रहता हूँ और कराची भी देखा है मैंने, मुझे वो चीज जो सड़कों पे लोग सो रहे होते हैं या होमलेस लोग होते हैं, वो मुझे आप गरीब से गरीब एरिया में चले जाएंगे आपको वो चीज नजर नहीं आएगी। तो आपको गुर्बत उस तरह से पाकिस्तान में नजर नहीं आती है जिस तरह से आपको इंडिया में विजिबली नजर आ जाएगी। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर इनकम डिस्पैरिटी, अब मुझे वो एग्जैक्टली स्टैट्स तो नहीं पता, लेकिन अगर कोई पूछेगा तो वो मैं सर्च करके लगा भी दूंगा कि इनकम डिस्पैरिटी के जो स्टैट्स है ना वो पाकिस्तान में इंडिया से बहुत बेहतर है। यानी कि अमीर और गरीब का फर्क जो है ना पाकिस्तान में कम है कंपेयर टू इंडिया। अब इंडिया में तो एक तरफ खत्म आपको हो गया टाटा है। बिरला अंबानी नजर आते हैं। जी। हाँ खैर वो गरीब अब तो खत्म हो गए वो अब अलग तो बात है सारे पाकिस्तान गरीब में। हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। अब तो मिडिल क्लास। हाँ जोक्स असाइड, लेकिन फिर भी इंडिया में डिस्पैरिटी बहुत बड़ी है। मतलब एक एक गरीब जो है वो बिल्कुल गरीब भी है और जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर भी है। इसी तरह से एक और मैं स्टार्ट अभी देख रहा था कुछ दिनों पहले कि जो मिनिमम वेजेस हैं, एक तो होती है ना पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम में हम पीछे हैं इंडिया से, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक मिनिमम वेजेस होती है ना कि अगर आपको पाकिस्तान में लेट से 25,000 रुपए मिनिमम वेज फिक्स की हुई है, वो मिलती है नहीं मिलती है अलग चीज है, लेकिन वो एटलीस्ट है। इंडिया में पर जो मिनिमम वेज है वो कम है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम इस वक्त भी पॉजिटिव में हैं, लेकिन कब तक पॉजिटिव में ये हमें नहीं पता क्योंकि हालात कोई इतने अच्छे नहीं है। इंडिया सिर्फ इस वजह से आगे चल रहा है कि उनके मैक्रो इकोनॉमी और जो उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना वो आउटस्टैंडिंग है। इस इतने बड़े मुल्क की डेमोक्रेसी चल रही है, वहां पर इंटरवेंशंस नहीं होती हैं, इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, तो वो उसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा है। कुछ भी हो जाए चल पॉलिटिकल प्रोसेस ही रहा है वहां पर। बिल्कुल। और उसके अलावा ये भी चीज़ है कि उन्होंने अपना एक ट्रस्ट जो डेवलप किया है वो उस ट्रस्ट को लेकर चल रहे हैं, और शुरू से उन्होंने अपनी जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया। ये एक बड़ी चीज़ होती है, जहाँ पर बिल्कुल। डिक्टेटरशिप आ जाए तो वहाँ पर डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, और वेस्टर्न इन्वेस्टर्स जो ऑल्दो है कि इस वहाँ चीज़ बड़े मसले हैं। मैं इंडियन बहुत। मुस्लिम से बात करता हम्म, हूँ, वो बहुत ज्यादा मतलब एप्रीहेंशन होती हैं लोगों में, कुछ लोग तो नहीं जाना चाहते वापस। लेकिन एज अ ब्रांड इंडिया तो वो डेफिनेटली एक ग्रो कर चुका है ना, उससे तो हम एग्जैक्टली। इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा वली भाई, पैसिव इनकम के अंदर पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा मिसगाइडेड हैं, इसके ऊपर बाद में आते हैं पैसिव इनकम के ऊपर, लेकिन पैसिव इनकम से ही रिलेटेड एक स्पेसिफिक फैक्टर है कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये अर्निंग ऐप्स होती हैं कि आप इतने पैसे लगाएं आपको डेली इतनी अर्निंग मिलेंगी। और ज़ाहिर बात है कि हमें तो पता है कि भी ये इनमें से मोस्टली जो है वो फ्रॉड ही होती हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, बट उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रैप होते हैं। क्यों इतनी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन किस तरीके से ट्रैप हो जाती है इस चीज़ के अंदर? अच्छा, ये जो इस तरह की जो एप्लीकेशंस ऐप आप होती हैं। बात कर रहे हैं, इस तरह पे मैंने वीडियोस भी बनाई थी, लेकिन ये जो ऐप आप बात कर रहे हैं ये क्रेडिट ऐप्स की बात कर रहे हैं या ट्रेडिंग नहीं, ऐप्स की मैं बात कर मैं रहे हैं? क्रेडिट ऐप्स की बात नहीं कर रहा ना, मैं ट्रेडिंग ऐप्स की बात कर रहा हूँ। वो बताती ही नहीं है कि आप किस तरीके से, ज़्यादातर जो पाकिस्तान के अंदर ऐप्स वगैरह चल रही हैं, दे डोंट इवन टेल यू कि भी वो किस तरीके से प्रॉफिट कमा रहे हैं। सिर्फ ये बता देंगे कि हम क्रिप्टो की माइनिंग कर रहे हैं या हम क्रिप्टो के अंदर ये कर रहे हैं। क्रिप्टो का एक क्रेज़ इस वक्त पाकिस्तान में है ना, सब लोगों को क्रेज़ है क्रिप्टो का। तो उस हाँ सिलसिले के अंदर हाँ। आपसे इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, देखिए तो जो जब ज़्यादा चीज, इन्वेस्टर है तो हाँ गायब। जो चीज भी टू गुड टू बी ट्रू होती है वो हम्म, कभी भी सही नहीं होती है। अब उसके हम्म, टू गुड टू बी ट्रू का मतलब क्या है? टू गुड टू बी ट्रू का मतलब ये है कि अगर आप कोई, यहाँ पर भी ऐसा होता है, यूएई के अंदर भी बहुत सारी आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि वो कहते हैं आपसे साल का 25% प्रॉफिट देंगे हम्म। दिरहम टर्म्स में। यहाँ तो पर तो अस्सी ये अस्सी टू गुड टू बी परसेंट जो ट्रू है है। वो बता रहे हैं, 80% के 80% देंगे, 75% हाँ देंगे, तो वो तो हाँ, तो दैट्स ये तो टू टू गुड इनसेन। टू बी ट्रू है ना। ये या चीज हो एग्जैक्टली। सकता है वो डबल शाह वाला गेम चल रहा हो वहां पर, यू नेवर नो कि बहुत क्या चल ज्यादा। सकता है। तो या कोई भी चीज आपको अगर पाकिस्तान टर्म में कोई आपको 25% से ऊपर का प्रॉफिट दे रहा हो गारंटीड, और कोई डॉलर टर्म्स के अंदर आपको लेट से 15% से ऊपर का प्रॉफिट दे रहा हो, ये टू गुड टू बी ट्रू है। और इसके अंदर आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ आपके साथ मसला होगा। आपको शायद पहले महीने प्रॉफिट मिल जाए, दूसरे महीने प्रॉफिट मिल जाए, और इवेंचुअली वो एकदम से सारे पैसे लेके, और क्योंकि आपको दूसरी दफा प्रॉफिट मिलेगा तो आप कहेंगे और पैसे डाल देता हूं मैं उसमें। एग्जैक्टली, मेरे मेरा साथ एक यहाँ, दोस्त। मेरे या मेरे कुछ दोस्तों के साथ यहाँ हुआ है इन चीजों में, और यहाँ पर भी फ्रॉड्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो अलग बात है, यहाँ पर फ्रॉड्स आसान नहीं होते, प्लस आप गवर्नमेंट से रेगुलेशंस अच्छी फोन हैं। करें, रेगुलेशंस अच्छी हैं और वो वहां पर फिर एक्शन भी होता है।
लेकिन फ्रॉड में लोगों के पैसे फंसते हैं क्योंकि लोग भूल जाते हैं ना इन्वेस्ट करके। पैसे तो उनको पैसे फौरन चाहिए होते हैं, लेकिन जब नजर आ रहा होता है कि यार चलो हर महीने थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं तो और पैसे डाल दें, वो 6-6 8-8 महीने करके डालते हैं, और जब 8 में 10वें महीने पे कोई पैसे नहीं मिलते, फिर उनको याद आता है, फिर वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, वो पता चलता है वो ओनर ही भाग चुका है। तो इस तरह के मसले यहाँ भी होते हैं। मैं कहता हूँ वो टू गुड टू बी ट्रू वाली किसी भी ऐप के अंदर या किसी भी इस तरह की चीज में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे अपने एक फ्रेंड हैं, काफ़ी ज़्यादा करीबी दोस्त हैं मेरे, वो मेरे पीछे लगे रहे थे तकरीबन 6 महीने तक कि आप जी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी कंपनी है, कोई दुबई की कंपनी है, तो ये माइनिंग करते हैं, आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, इतना इन्वेस्ट करेंगे, $100 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको हर महीने जो है वो $50 $55 की जो है वो रिटर्न मिलेगा। तो आप करें करें, ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़े रहे। बट लिटरली मैं एंड पर तंग आके उनको मैंने कहा यार मेहरबानी करो, मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, जो मर्जी कर लो आप, बेशक पिट लो, क्योंकि ये फिर आगे इस तरह से भी करते हैं ना कि अगर आप किसी और को लेकर आएंगे तो आपकी इतने % जो है आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। हाँ तो वो हाँ उस तरीके से ये कैचअप करने की कोशिश करते हैं। तो वो मल्टी एमएलएम लेवल एमएलएम मार्केटिंग, टेक्निक है या हाँ मल्टी मल्टी। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर भी पहुंच जाते हैं ना लोग, तो वो एक और अलग बिल्कुल मसला है। वो भी बिल्कुल। मैंने काफी दोस्त, मैं पता नहीं पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है नहीं चल रहा, यहाँ पर बहुत चला था। बहुत ज्यादा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, बहुत फंसे हुए हैं अभी भी लोग चल रहा है। अभी भी चल रहा है, अभी भी लोग फंसते हैं इसके अंदर और हद से ज्यादा फंस रहे हैं। और समझ नहीं लग रही उनको कि भाई एक बिल्कुल यूजलेस प्रोडक्ट है जो बिकने वाली नहीं है, उसको मतलब कि लेकर वो क्या करेंगे वो फिर भी बस बेचारे फंसे हैं। अब आपने में मुझसे पूछा था ना उस वक्त के इसकी फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, तो मैं आपको बताऊं इस एमएलएम के चक्कर में मेरे ऐसे दोस्त जो कि कंप्यूटर साइंस किया हुआ था, किसी ने कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, वो इन चक्करों में फंसे हुए थे। वो एक दफा मैं भी कोविड के दरमियान फ्री बैठा हुआ था, तो उन्होंने बोला था यार तुम इसमें आओ, क्या नाम है, देखो वो बंदा कैसा है और किस तरह से वो बता रहा है। बहुत मशहूर कंपनी थी वो, जो एमएलएम की एक पायनियर कंपनी है, वो मलेशियन बेस्ड है। तो उसने वो लेक्चर दिया था और पीछे तकरीबन कोई 500-600 लोग बैठे हुए थे वहां पर, और जो सुन रहे थे उसको, और मैं जूम कॉल पे था। तो मैंने इवेंचुअली उसको, जब कॉल एंड हुई तो मैंने कहा यार तुम किस चक्कर में फंसे हो, ये क्या पागलों वाली चीज कर रहे हो। तो उस वक्त उसको गुस्सा आ गया मुझ पे, कह रहा था तुम यार तुम्हें नहीं पता कि ये क्या चीज चल रही है, तुम लोगों को इसका आइडिया नहीं है और ये और वो। ये हाइपर भी लेकिन बहुत जल्दी हो जाती है जो इस चक्रों में फंसे होते हैं। हाँ हाँ, वो समझते कि आप उनको गलत बता रहे हैं और आप चाह नहीं रहे कि वो पैसे बनाएं। तो इसलिए मैं इस तरह के लोगों को कहता हूं कि ठीक है आप करें ये काम, क्योंकि आपने अब सोच लिया ना आपके दिमाग में, तो आप इसको छोड़ेंगे तो नहीं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं उनको कि यार कम पैसे डालो, थोड़ा टाइम भी कम दो और कम पैसे डालो, ताकि तुम्हें जब नुकसान होना तो वो ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि हर बंदा इस तरह के फेज से गुजरता है। और आप उसको बता तो देते हैं, लेकिन वो शायद जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेगा ना इस चीज को, तो शायद वो सीखेगा नहीं, और जब तक वो उसको दिल को सुकून नहीं आएगा। तो मैं कहता हूं आप कर लें इसको, लेकिन आप थोड़े पैसे डालें, ज्यादा पैसे ना डालें। तो अगर करना है, वैसे तो मैं कहता हूं एमएलएम टाइप की किसी भी इस तरह की चीज के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। प्रॉब्लम वली भाई ये है कि पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग इसी चक्रों में फंसते तो हैं। बट सीन ये है कि दुख इस वजह से लगता है कि इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट के बावजूद भी इनको मतलब कि पाकिस्तान के अंदर शर्म नहीं आती ये करते हुए कि भी उन बेचारों का जो मतलब कि 10-10 महीने और इसी एमएलएम टेक्निक्स की, एमएलएम मार्केट्स के चक्रों में पड़ के ये डिप्रेस कर देती है बंदे को कि यार क्यों लोग इस तरीके से फंस जाते हैं। हालांकि इस चीज़ के अंदर अवेयरनेस की भी ज़रूरत है और कई लोग तो यहाँ पर यूट्यूबर्स भी जो है ना वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं कि एमएलएम बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो बड़े बहुत यार बड़े मोटिवेशनल हाँ स्पीकर है विवेक बिंद्रा, उस बंदे ने जो है हाँ एमएलएम के ऊपर पूरी जो है ना वो एक जो बना दी है ना, सारे उसी का लिंक शेयर कर रहे होते हैं, ये देखें जी कितना बड़ा यूट्यूबर है इसने, मतलब वो एक किस सेंस के अंदर बात कर रहा है, आप उसको बिल्कुल ही एक लो सेंस के अंदर लेकर आ रहे हैं कि जब प्रोडक्ट ही नहीं है काम की, बिकने वाली प्रोडक्ट ही नहीं है तो उसके अंदर कौन सी आप मल्टी लेवल मार्केटिंग करोगे। या तो हो ना कि प्रोडक्ट यार हो। ना सिर्फ मल्टी लेवल मार्केटिंग, बल्कि ये जो ट्रेडिंग एप्स होती हैं, जो मेरे पास भी बहुत दफा इस तरह के स्पॉन्सर्स के लिए आती हैं, और इनके रेट्स बहुत अच्छे होते हैं, आप बिल्कुल इंटाइस करते हैं कि यार वाकई कर लेना चाहिए। लेकिन मैं कुछ तो होती है ना, एक चीज होती है कि ट्रेडिंग ऐप है और वो है ही ट्रेडिंग ऐप, वो सब बता के, जो बाहर की बाय द वे ट्रेडिंग एप्स हैं, जो अच्छी ट्रेडिंग एप्स हैं, वो जब मुझसे स्क्रिप्ट करवाती है ना किसी स्पॉन्सरशिप के लिए, तो पूरा स्क्रिप्ट मुझसे लिखवाती हैं और मैं एग्जैक्टली वही स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ अपनी वीडियो के अंदर कि ये पूरी की पूरी स्पॉन्सर्ड वीडियो है, और उसके अंदर वो खुद बोलती हैं कि आप स्क्रिप्ट में लिखें कि दिस इज हाईली रिस्की लेट्स से, ट्रेडिंग जो है वो हमेशा रिस्की होती है, और वो खुद कहती हैं कि ये नहीं लिखेंगे तो हमारा ये एड अप्रूव नहीं होगा। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा होता है ना, उसके अंदर वो ट्रेडिंग एप्स एक तो वो 2 नंबर ऐप्स होती हैं। पहली बात ये कि वो स्टेट बैंक वगैरह से अप्रूव नहीं हुई होती है। दूसरी बात ये कि मैंने सुना है कि वो ऐप्स ऐसी हैं कि उसके अंदर वंस पैसे डाल देते हैं ना, उसके बाद आप उसको रिकवर करने जाते हैं तो वो ऐप क्रैश होने लगती है, यानी कि वो सिर्फ डलते हैं उसमें पैसे, उसमें से रिट्रीव नहीं हो सकते। तो ये भी अलग मसला है इस तरह के, क्योंकि वो और पाकिस्तान में थोड़ा सा सिस्टम अच्छा तो है, मतलब प्रॉपर्टी से हटकर जो बाकी चीजें हैं वो काफी ज्यादा
रेगुलेटेड हैं, लेकिन वही बात है कि जो जो यूट्यूबर्स हैं, मैंने कुछ जी अरसे पहले देखा था, एक बहुत मशहूर प्लेटफॉर्म था, उसको लोग इंडोर्स कर रहे थे, जबकि स्टेट बैंक का सर्कुलर था कि इस ऐप को बंद हो जाना चाहिए, मैं नाम पाकिस्तान के अंदर बता नहीं देता हूँ, चलना चाहिए। ऑक्टा एफएक्स की आप बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली, लेकिन सारे यूट्यूबर्स चल रहे थे, वो कर रहे थे उसको भाई प्रमोट, जबकि पता था सबको कि जो है ना ये सही चीज नहीं है। ऐसे ही है, लेकिन तो उनको इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, क्रेडिबिलिटी की कोई लेना-देनी नहीं है। मैं एक बड़ी मज़ेदारी की आपको बताता हूँ, लिटरली 500,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं यूट्यूबर के, और उसकी वीडियो हम्म, मेरे सामने आई, मैं देख रहा हूँ, वो अब वीडियो स्टार्ट करते बता रहा है कि भाई ये मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट ऐप के बारे में बता रहा हूँ। ये वो हुक दे रहा है अपनी वीडियो की। ये इन्वेस्टमेंट ऐप के अंदर हाँ, आपको डेली इनकम मिलेगी। ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है, तो इन्वेस्ट करने से पहले आप एक दफ़ा अपनी तहकीक लाज़मी कर लीजिएगा कि आपको ये जो हम्म, मतलब कि देखिए, मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा यार पैसे के पीछे तू मुकम्मल तौर के ऊपर एक ऐसा स्पॉन्सर्ड कंटेंट बना रहे है जिसके ऊपर अपने आप को भी कोई एक पैसे का भी आपको ट्रस्ट नहीं है, बट आप पैसे के पीछे जो है वो उस चीज़ को स्पॉन्सर्ड कर रहे हो। अच्छा, इसमें कुछ गलती जो है ना हमारे बाकी प्रॉपर जो इन्वेस्टमेंट हाउसेज है ना, लाइक ब्रोकरेज हाउसेज हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे एकेडी है, आरिफ हबीब है, लेट्स से एमसीबी है, इनकी भी बहुत बड़ी एक नेग्लिजेंस है, क्योंकि ये तो एडवर्टाइज करते नहीं है, करते ही ना नहीं ये है टीवी पे बिल्कुल भी, एडवर्टाइज करते हैं, ना ये ना ये टीवी पे इन्फ्लुएंसर्स एडवर्टाइज को करते हैं, देते हैं। ना ये किसी यूट्यूबर के पास जाते हैं। मेरे पास एक दो दफा आए तो मुझे जो रेट्स दे रहे थे, मैंने कहा यार इसमें तो मुझे मतलब कुछ भी नहीं होगा, क्या फायदा इसका, और मेरे पास आए भी नहीं थे, मुझे किसी ने कहा था। तो इसलिए इनकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब ये स्पेस छोड़ेंगे तो बाकी जो चीजें फिल करेगी ना वो दूसरी तरफ से करेगी। आज पाकिस्तान में स्टॉक्स के बारे में कोई एक यूट्यूबर जो बात कर रहा हो, मतलब जो स्पेसिफिकली पर्सनल फाइनेंस पे बात कर रहे हैं, वो तो चलो स्टॉक्स की बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम्म, लेट से कोई बड़ा ब्लॉगर है या लेट से कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर है, वो तो हम्म, आज तक किसी ने बात नहीं की इसके बारे में, और उसका रीजन यही है कि ना उसको कोई स्पॉन्सर मिला इस तरह का, ना उसने हम्म, कभी बात की है। हम्म, आपको हर तरह के स्पॉन्सर मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं मिलेंगे। तो एक ये भी तो मसला है ना कि बिल्कुल। जो वॉइड छोड़ रहा है इस तरह की कंपनीज, वो फिल करती हैं फिर दो नंबर तरह की कंपनीज। वली भाई, एक और भी चीज़ तो है ना कि पाकिस्तान के अंदर वैसे भी स्पॉन्सरशिप का इतना कोई वो सिनेरियो नहीं है। लोग आपको ऑफर्स इस किस्म की करते हैं कि आप कहते हैं चल यार भाग यहाँ से, क्या उठा के ले आए इस चीज़ को, मतलब कि इस किस्म की ऑफर्स देते हैं, हाँ, रेट्स इस किस्म के बिल्कुल, हाँ, वो पता नहीं हाँ, समझते हैं जैसे कि भी बिल्कुल जो है ना अगले का टाइम फालतू है। वो कंटेंट को ऐसा समझते हैं ना कि भी आपने एक मोबाइल पकड़ के बैठ जाना है और बर्डन है, आपका बनाना ही कंटेंट तो है, सिर्फ तैयार और तो है। कुछ नहीं करना है। हाँ हाँ हाँ, ये एक बड़ा बड़ी हाँ, प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें उसमें अपनी वो इसी खैर वो अब कंटेंट क्रिएशन का तो एक अलग से हम टॉपिक ले सकते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर ऐसे क्या ही है, बाहर क्या है, आते हैं और उसके ऊपर इसकी पैसिव वर्थ इनकम के क्या है। अंदर, या क्योंकि उसके अभी ऊपर भी अभी आते हैं। हाँ, मतलब ये कंटेंट मैं पिछले तकरीबन कोई 2.5 साल से वीडियोस बना रहा हूँ यूट्यूब पे, हम्म, और मुझे लगता है कि मेरा अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म होते हुए देखी है जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब, क्योंकि इसकी वजह से ना सिर्फ ये कि वो थोड़ी सी रिकग्निशन मिल रही है, बल्कि जो मैं देखता हूँ कि इम्पैक्ट होता है लोगों के ऊपर। मुझे कभी हम्म, कभी रास्ते में लोग मिल जाते हैं कि यार आपकी वीडियो मैंने देखी थी, वो देखी थी और ये देखा था, उसकी वजह से मुझे ये फायदा हुआ। तो मुझे ये लगता है कि यार कुछ तो खुशी। एटलीस्ट फर्क पड़ रहा है, ऑल्दो के व्यूज वगैरह नहीं आते, लेकिन फिर एटलीस्ट ये चीजें हो रही होती हैं। प्लस है कि फिर मॉनेटरी एस्पेक्ट में भी आपको नजर आता है कि इसमें आपको फायदा हो सकता है। तो मैं तो कहता हूँ हर बंदे को कि अपनी पर्सनल ब्रांड पे काम करना चाहिए, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही है। इससे जो है ना इवेंचुअली, अब मैं उन लोगों से बात करता हूँ या उन लोगों से मिलता हूँ जो मैं अपनी लाइफ में सोच भी नहीं सकता था कि मैं इन लोगों से बात करूंगा, इन लोगों के साथ हम्म, बैठूंगा, इन लोगों से नॉर्मल तरीके से बात करूंगा। हालांकि नॉलेज मेरे पास उस वक्त भी वही थी और नॉलेज मेरे पास अब भी वही है, लेकिन क्योंकि मैंने वो स्क्रीन पे आके देना शुरू किया तो हम्म, लोगों को नजर भी आना शुरू किया। वरना कोई, मैं जो बात कर रहा हूँ, मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर लोग होंगे इस वक्त जो कि इस तरह की बात कर सकते होंगे, लेकिन प्रोफेशनल्स क्योंकि बिल्कुल। मैं सिर्फ उसको सामने लेकर आ रहा हूँ, वो हम्म, और मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ ना, मतलब मैं ये नहीं हूँ कि कोई बिल्कुल। प्रोफेशनल हूँ जो लेकिन वली भाई एक और चीज़ भी इन्वेस्टमेंट। है कि जो एक नॉर्मल आदमी होता है ना, वो अपने एक जो मेंटली तौर के ऊपर एक नॉर्मल आदमी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा होता है, वो अगले बंदे के दिमाग के अंदर फिट भी होती है। जो एक हाँ, प्रोफेशनल हाँ, आदमी होगा ना, वो जब अब कई हाँ, स्टॉक मार्केट के ब्रोकरेज हाउसेज हैं जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं, लेकिन उनके 100 हाँ, व्यूज़ भी नहीं आते, उनको कोई देखना ही पसंद नहीं बिल्कुल, करता, क्योंकि वो बात इस बिल्कुल, किस्म की स्टार्ट करेंगे, वो नंबर्स लेके बैठे होंगे, 4% ये हो गया, 5%, वो बंदा सिर पकड़ के हाँ, बैठते, बंदा कहता है यार भाई माफ़ कर दे, हमें नहीं हाँ, सुनना ऐसे तुझे, ही है, हम जा रहे हैं। ऐसे ही है। ऐसी अच्छा, इसमें अब वेस्ट पे मैं देखता हूँ ये यूएस के अंदर बहुत सारे जो इस तरह के जो फोरम्स हैं, हम्म, public.com का मैं नाम लेता हूँ, एक बहुत जबरदस्त ब्रोकरेज फर्म है। वो अब क्या करते हैं कि उन्होंने अपनी पॉडकास्ट स्टार्ट की और उसके अंदर बहुत मशहूर मशहूर किस्म के लोग, ना सिर्फ यूट्यूबर बल्कि बड़े हम्म, ऑथर्स बुक के, उनको बिठाया है और उनसे हम्म, पॉडकास्ट करवाई है। तो उन्होंने इस तरह स्पॉन्सर किया है। पाकिस्तान में मुझे बिल्कुल। नहीं समझ में आता कि ये लोग कोलैबोरेशन नहीं मार्केटिंग क्या करते। करते, मतलब मुझे नहीं, बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आता, इनका मार्केटिंग का बजट है ही नहीं।
ये जो बिल्कुल ऐसे स्टॉक ही है। ब्रोकरेज फर्म्स हैं पैसे तो बना रही है ना, ऐसी तो बात नहीं कि पैसे नहीं जी, बना रही, ऐसे तो ही है। इनका हर कंपनी का मार्केटिंग का बजट होता है, तो ये पैसे कहाँ लगाते हैं मुझे ये समझ नहीं आता। ये नहीं लगाते मार्केटिंग के ऊपर, करती नहीं है। पाकिस्तान के अंदर मार्केटिंग का आइडिया ही नहीं है कि मार्केटिंग नाम की कोई चीज़ होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। खैर फिर भी जो जो बड़ी कंपनीज हैं वो फिर भी मार्केटिंग कर रही होती हैं, लेकिन मैं जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं जिनके पास पैसे होते हैं, अब इंडिया को देख लें, अब इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं जो बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं वो हुँ, इतने स्पॉन्सर्स दे रही होती हैं छोटे मोटे यूट्यूबर्स को भी। बहुत ज़्यादा। उनके जो टीवी एड्स हैं वो तो एक अलग ही चीज है, लेकिन वो हुँ, तो छोटे मोटे लोग, मुझे मुझे असल में मैं यूएई में बैठा होता हूँ ना, तो मुझे काफी इंडियंस हुँ, जो जो एजेंसीज हैं वो मुझे कांटेक्ट करती हैं, लेकिन फिर मैं इवेंचुअली उनको बोलता हूँ कि यार कोई इंडियन कंटेंट है तो ऑफ कोर्स मैं उसको इंडिया के लिए तो नहीं कर सकता, वो तुम्हारे लिए भी सही नहीं होगा, मेरे लिए भी सही नहीं होगा, लेकिन अगर कोई ऐसे ही है। यूएई बेस्ड कंपनी है जो आपको वहां की एजेंसीज को यूएई के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं, तो अगर हुँ, वो है तो मेरे साथ बताओ, तो मुझे पता चलता है कि वहां बहुत छोटे लेवल पे भी काम हो रहा है और हर लेवल के जो क्रिएटर्स हैं उनको स्पॉन्सरशिप मिलते हैं। और इसी तरह बिल्कुल, की इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, पाकिस्तान में इंश्योरेंस कंपनीज कहाँ ऐड करती हैं, कुछ कोई मार्केटिंग नहीं करती। कोई भी नहीं पाकिस्तान करती में स्टॉक बिल्कुल। मार्केट की कंपनीज कोई स्टॉक ब्रोकर कोई इस तरह का नहीं करता है। बैंक्स का आपको नजर आता है, क्योंकि बैंक्स तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं बैंक्स के आपको, लेकिन बैंक्स भी सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एडवर्टाइज करते हैं। मैंने किसी सोशल मीडिया को एक दो मैंने जुनैद अकरम की क्लिप्स देखे थे जिसके अंदर उसको मिले थे, अदरवाइज तो मैंने नहीं देखा किसी बड़े बैंक ने किसी यूट्यूबर को अप्रोच किया हो और उसके थ्रू मार्केटिंग कराई हो, नहीं, जबकि ये एक बहुत बड़ा मीडियम है। अब होपफुली इनको अकल आ जाए, लेकिन फिलहाल तो ऐसा ही है। फिलहाल तो बिल्कुल भी इनको अकल नहीं है। अच्छा वली भाई, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर भी हम अभी आते हैं। उससे पहले ये बताएं कि पैसिव इनकम को जो आइडिया है मुकम्मल तौर के ऊपर, ये पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, जहाँ पर चलें स्टार्टिंग हम यूट्यूब से ले लेते हैं। यूट्यूब को पैसिव इनकम के तौर के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर लिया जाता है, पाकिस्तान के अंदर लिया जाता है, लेकिन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी स्टार्टिंग के अंदर होती है। ज़ाहिर बात है कि आपको गियर चाहिए होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट मैं समझता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन के अंदर होती है, वो होती है लर्निंग की, कि आपने कंटेंट क्रिएट कैसे करना है। आखिरकार ऐसा तो नहीं है ना कि कैमरा उठा के, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि भी आपने कोई कैमरा खरीद लेना है, उसके अपने पैसे भर देने हैं आपके पास, बस वो पैसे होने चाहिए कैमरा पर बाय करने के, या माइक बाय करने के, या लाइटिंग वगैरह बाय करने के, उसके बाद आपका काम हो गया। क्या इस तरीके से होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये गियर्स बाय कर लिए और उसके बाद आप अच्छा कंटेंट जो है वो बना सकते हैं, क्वालिटी वीडियोस आप क्रिएट कर सकते हैं? यार मैं 2.5 साल से कंटेंट बना रहा हूँ और पहले जो मैंने स्टार्ट किया था वो मोबाइल से ही स्टार्ट किया था। मुझे ये भी हम्म, नहीं पता था कि लाइट क्या होती है। मतलब इस वक्त मेरी एक वीडियो भी रिसेंटली मैंने एक तकरीबन 3-4 दिन पहले, आप मुझे नहीं पता ये कब वीडियो अपलोड होगी, लेकिन आज से कोई अप्रैल के फर्स्ट वीक में मिड मिड में बल्कि एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने अपना पूरा सेटअप दिखाया कि 2.5 साल के अंदर अब मैं इस पोजीशन पे पहुंचा हूँ कि इस लेवल का मैं एक सेटअप रख सकता हूँ। वरना पहला जो सेटअप था उसमें सिर्फ सिंपल मेरा एक आईफोन होता था और मैं उससे वीडियो बना रहा होता था। मुझे ये भी नहीं पता होता था कि आपको माइक भी यूज करना है। मैं आईफोन के माइक से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब वो इतना दूर फोन रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर क्या आपको आवाज आएगी। इतनी छोटी छोटी चीजें होती हैं कंटेंट क्रिएशन में कि आपके बहुत पैसे लग रहे होते, पैसे तो लग रहे बहुत होते ज़्यादा हैं, बहुत लगते हैं। ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपका क्योंकि टाइम बहुत लग पैसे रहा भी, होता है। अगर जो आपने अच्छे टाइम क्वालिटी आपका का कंटेंट बहुत, करना है, जी, अच्छा क्वालिटी का कंटेंट करना है, तो उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। इवन के हाँ लाइटिंग भी, हाँ हज़ार हज़ार डॉलर की जो है वो एक लाइट है, और किसी को वैसे बताओ तो वो कहता है कि भाई 500 वाला बल्ब ले लो, ये 3 लाख रुपए हाँ वाली लाइट क्यों हाँ ली है आपने? बिल्कुल। मतलब वो तो चलो प्रोडक्शन क्वालिटी होती है, वो एक या बाय द टाइम आपको जब आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है तो आप पैसे लगा सकते हैं उसमें। लेकिन अगर आप हम्म, शुरू में कर रहे हैं तो आपके पास मसला ये है कि वो पैसों से ज्यादा टाइम जो आपका लग रहा है ना वो हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है मैंने कितनी दफा ऐसी वीडियोस बनाई है जिसकी आवाज सही नहीं थी, वो रिक्रिएट करनी पड़ी, पूरा कुछ होने के बाद एडिट करने बैठा तो पता चला कि वो सही नहीं थी। सही तो नहीं ये है। चीज तो अब जाके पता चली है ना। अभी मैं इनफैक्ट एक पॉडकास्ट में गया हुआ था, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, वो यहाँ पर आए हुए हैं, वो लोग मूव कर गए यहाँ पर। हम्म, अब उनकी पूरी टेक्निकल टीम तो पाकिस्तान में बैठी हुई है, लेकिन खुद अभी हम्म, मूव किया, तो मुझे पॉडकास्ट पे बुलाया था उन्होंने अपने नईम नईम होम प्लस सिकंदर। ऑफिस के अंदर। नहीं नहीं नहीं, नईम सिकंदर के साथ तो हो गई थी मेरी, वो तो बड़ा अच्छा अच्छा, सेटअप था उसका। या उसके बाद मेरी अभी रिसेंटली हुई है, लेकिन उस बेचारे की आवाज ही हमारी गायब हो गई। 2 घंटे की पॉडकास्ट थी, उसके अंदर आवाज ही रिकॉर्ड नहीं हुई थी। हालांकि वो सब देख रहा था, सब मॉनिटर कर रहा था, लेकिन इवेंचुअली जब वो मुझे अभी पता चला कि वो तकरीबन आधे घंटे की शुरू की आवाज आई थी, बाकी आवाज ही नहीं आई थी। तो लास्ट इस पॉडकास्ट, तरह की, जी, लास्ट पॉडकास्ट जो हाँ हमने रिकॉर्ड की है ना, उसके अंदर ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही बन गई थी कि जब एंड होने वाली थी तो मैंने देखा कि यहाँ पर तो रिकॉर्डिंग ही बंद हुई है, ऑडियो की रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही, तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। अब मैं एक दफ़ा जो है मतलब कि कंफ्यूज हो गया कि यार ये क्या सिनेरियो बन गया है। लेकिन थैंकफुली मैं, क्योंकि हाँ वो प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो वहाँ पर ऑडियो जो है वो सेव होगी, ऑल्दो कि वो हाँ। ऑडियो तो एडिटेबल अब नहीं थी, अब कि अच्छी तरीके से आप उसको एडिट नहीं कर सकते थे क्योंकि रॉ ऑडियो नहीं थी। अच्छा, बट स्टिल ये है कि हाँ, चलो प्रॉक्सी के अंदर सेव तो होगी, बच गई।
ये हो जाता होता है इस तरीके से। अब ये सारी चीजें जो होती हैं लोगों को नहीं समझ में आती कि इतना आसान कंटेंट क्रिएशन नहीं होता है। लेकिन मैं ये फिर भी कहता हूँ कि आपको हर सूरत में अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी ब्रांडिंग जो है ना वो इवेंचुअली आपको वहां, मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ, बड़ा बेटा जो मेरा है, मैं कहता हूँ कि भाई तुम्हारी जो एजुकेशन है वो तो तुम्हारा काम करेगी, लेकिन अगर तुम्हें अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है और बाहर जाना है लेट से, तो वहां पर तुमको अगर तुम्हारा कोई यूट्यूब चैनल होगा, तुम्हारी कोई फिजिकल ये जो वर्चुअल प्रेजेंस होगी, तो वो बड़ी मैटर करेगी वहां पर। अगर तुम्हारी कोई डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर वहां पर आएगा तो वो ये चीज आएगी। आजकल के जमाने में कौन सा मुश्किल है किसी के लिए कि जना अगर आप यंग हैं तो आप बनाना शुरू कर दें वीडियो, शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन इवेंचुअली आपका अब मेरा प्रोसेस ऐसा है कि मुझे वीडियोस का कोई एक आइडिया आ जाए, मैं 15-20 मिनट के अंदर वीडियो शूट करके उसको एडिट करके बना सकता हूँ। लेकिन पहले मेरे पास ये दिमाग में जब आता था कि मुझे वीडियो बनानी है तो मेरे पास पूरा दिन चाहिए होता था मुझको कि यार किस तरीके से कैमरा को फेस करना है। हाँ, तो इसलिए ये काम आसान नहीं है, लेकिन ये काम बड़ा रिवॉर्डिंग है इवेंचुअली जाकर, इन बोथ इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ लेट्स से आपको जो लोगों से फीडबैक मिलती है उसका बड़ा फायदा होता है। एग्जैक्टली और साथ आप किसी को, असल में एक चीज़ होती है ना कि जब आप एजुकेशनल कंटेंट बना रहे होते हैं ना, जिसके ना कोई आदमी कोई चीज़ सीख रहा होता है, तो आपको अंदर से एक खुशी भी हो रही होती है कि यार हम किसी को सिखा रहे हैं, कोई आदमी हमसे सीख रहा है, और ये अंदर जो एक फीलिंग पैदा होती है, इट्स प्राइसलेस। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। प्लस ये कि ये जो आप कॉन्स्टेंटली किसी को बता रहे होते हैं, ये एक टाइम पे रोलर बनता है और इवेंचुअली एक बहुत आपने आई एम श्योर सुना होगा अली अब्दाल का, वो भी जो है इसी तरह की बात करता है, प्रोडक्टिविटी यूट्यूबर है, बहुत बहुत बड़ा मशहूर अली यूट्यूबर है अब्दाल वो यूके तो, बेस्ड है। प्रोडक्टिविटी के ऊपर हाँ, सबसे बड़ा ये हाँ। ऑब्वियसली। तो वो यही कहता है कि यार मुझे कुछ चीजें मुझे टीचिंग करने में मजा आता है। जब मैं टीच करता हूँ लोगों को तो मुझे फीलिंग आती है, अच्छी फीलिंग आती है, और इवेंचुअली मैं उसी से पैसे बना लेता हूँ। वो जो मैं 100 अगर 100 लोगों को अपना कंटेंट दिखा रहा हूँ तो उनमें से एक बंदा मुझे जरूर मिलेगा जो मुझे पैसे भी पे करेगा, तो वो इवेंचुअली मैं पैसे तो बना लूंगा उससे, लेकिन 99 लोगों को मैंने वैसे भी बता दिया तो वो मुझे इंटरनल सेटिस्फैक्शन भी मिल गई और मेरा अपना काम भी हो गया जो मुझे पैसे बनाने थे। तो पैसिव इनकम की जहां तक बात है तो कंटेंट क्रिएशन को डायरेक्टली पैसिव इनकम तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ऑल्दो के मेरी कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो कि बहुत चल रही हैं और अच्छे पैसे बना रही हैं, लेकिन ये जब तक आप नया काम नहीं करेंगे, जब तक पुराना नहीं चलेगा। पुराना नहीं चलता आपका, पुराना चलते ही तब है जब आप नया हाँ, काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा चीज की पैसिव इनकम इस तरीके से होती नहीं है जिस तरीके से लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसको इस तरह से कह सकते हैं कि अगर मैं आज से 1 साल पहले अगर हफ्ते में 3 वीडियोस डालने के लिए जो मेहनत करता था और आज मैं अपने आप को देखूं तो मुझे उससे लेट्स से 3 टाइम्स बेहतर क्वालिटी मिल रही है हाफ द टाइम देकर, तो मेरा अच्छा, टाइम कम हो गया है, मेरी क्वालिटी बेहतर हो गई है, वली लेकिन भाई टाइम फिर भी मुझे लगाना है, तो वो इसको एग्जैक्टली पैसिव नहीं कह सकते। ऑब्वियसली ऐसी बात है। अच्छा वली भाई ये बताएं कि भी ज़्यादातर लोग जो कंटेंट बनाते हैं, खास करके पाकिस्तानी, मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी, वो इतना ज़्यादा कंटेंट क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं करते, बस वो शुरू से लेकर जैसा बनाते आ रहे हैं वैसा ही बनाते जा रहे हैं। आपका माइंड किस तरीके से मतलब कि बना कि नहीं मैंने क्वालिटी कंटेंट बनानी है, कि वीडियो की क्वालिटी मेरी अच्छी होनी चाहिए, ऑडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मेरी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, एक परफेक्ट सिनेरियो के अंदर मुझे, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको ही पता है कि इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो कहते हैं बस यार जाने दो, जैसी भी बन रही है बनने दो। खास करके तब जब व्यूज़ कम आ रहे हो तब तो बंदा बिल्कुल भी इतना फोकस नहीं लेता इस चीज़ों के ऊपर। तो किस चीज़ ने आपको मतलब यार मसला ये था कि मुझे खुद थोड़ा सा मजा आता था वीडियोस बनाने में। अगर आपको ये खुद मजा नहीं आएगा ना तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ये बात तो मैं लिख लें, अगर आपको YouTube में मजा नहीं आता, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में मजा नहीं आता, आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मेरे पैसे बनेंगे, फिर तो ये आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। आप सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर सकते ये काम, क्योंकि आपको इसमें पैशन होना चाहिए। मुझे इसमें मजा आता था कि यार मुझे फिर उसमें मजा आता था कि YouTube कैसे, क्योंकि YouTube मुझे डेटा में बहुत मजा आता है। मैं आई लव टू प्ले विद द डेटा, तो YouTube से मुझको डेटा बहुत अच्छा मिलता है। जब मैं वीडियोस को अपलोड करता हूँ तो उसके अंदर मुझको पता चलता है कि अच्छा पाकिस्तान से कितने लोग देख रहे हैं, यूके से कितने लोग देख रहे हैं, यूएई से कितने लोग देख रहे हैं, कौन कितना देख रहा है इस वीडियो के लिए। लेट से 10 मिनट की वीडियो है तो 5 मिनट जितने पाकिस्तान से व्यूअर थे उन्होंने सिर्फ 5 मिनट तक देखी, लेकिन जो यूके से देख रहे थे वो 8 मिनट तक देख रहे थे। इसी तरह से जो इंडिया से लोग देख रहे थे वो कौन सा व्यूअर कितना शो। बिल्कुल अच्छा ये बिल्कुल यूट्यूब स्टूडियो में आपको सब कुछ मैंने कभी भी नहीं देखा कि भी कौन से मुल्क से बंदा कितना लंबा देख रहा है। नहीं, मैं तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन पर मैं तो रहता हूँ। एवरेज व्यू ड्यूरेशन आपको कंट्री वाइज भी मिलेगी। आपको ये भी मिलेगा कि मेल फीमेल का स्प्लिट भी मिलेगा कि मेल कितना एवरेज व्यू ड्यूरेशन मिल रहा है, फीमेल कितना मिला, और ना सिर्फ आपको चैनल वाइड बल्कि आपको एक वीडियो की बेसिस के ऊपर भी मिलेगा। मैंने आज एक वीडियो डाली, वो लेट से डेस्क सेटअप की थी। मुझे ये देखना है कि ये डेस्क सेटअप की जो वीडियो है ये मेरी कौन से लोग कहाँ से देख रहे हैं। इसी तरह से मैंने कल जो वीडियो डाली थी वो मैंने एक पॉडकास्ट डाली थी,
उस वीडियो को कौन लोग कहाँ से कितना देख रहे हैं। अब जैसे मेरा एक अभी रिसेंटली मैंने कतर की एक दोस्त है मेरा, कतर से आया हुआ था पाकिस्तान और यूएई, तो मैंने उसके साथ ऐसी बैठ के पहली पॉडकास्ट ऐसी की जो हम लोगों ने बैठ के की। तो मैंने देखा कि उसकी, वो क्योंकि कतर से आया हुआ था, तो पहली दफा मैंने देखा कि 3rd नंबर पे जो कंट्री था वो कतर था, और उसकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी बहुत अच्छी थी जो कतर से देख रहे थे, क्योंकि उसके अपने दोस्त वोस्त होंगे जो देख रहे होंगे। ज़ाहिर बात है। लेकिन इसी तरह से कंट्री स्पेसिफिक बहुत सारी, अब जैसे मैं यूएस के स्टॉक्स पे वीडियोस बनाता हूं तो पाकिस्तान से लोग देख तो रहे होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो वो जब मैं ये कहता हूं, मैं शुरू में बता देता हूं कि यार जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं और जिस ऐप की मैं बात कर रहा हूं वो पाकिस्तान में नहीं चलेगी, तो वो पाकिस्तान वाले फौरन ही उसको छोड़ देते हैं उस वीडियो को, क्योंकि मैं चाहता भी नहीं हूं कि वो लोग उसको देखें, क्योंकि फायदा नहीं है टाइम जाया करने का। लेकिन जिन लोगों को वो टारगेट कर रही होती है, मुझे नजर आता है कि हाँ एवरेज व्यू ड्यूरेशन वहीं से आता है। इसी तरह से जब मैं यूएई जो पाकिस्तान के स्टॉक्स की बात करता हूँ तो पाकिस्तान से ज्यादा व्यूअरशिप आती है उनकी, और उसी के एवीडी भी उसी कंट्री का ज्यादा होता है। इवन गल्फ कंट्रीज के भी ज्यादा होता है, लेकिन पाकिस्तान का ज्यादा होता है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे, अब यही मैं कह रहा था ना कि इसके अलावा बहुत सारे और जो एनालिटिक्स होते हैं। अब आपको मैं 100% कह सकता हूँ कि आपको ये नहीं पता होगा कि फर्ज करें आपकी एक वीडियो 10 मिनट की है, तो आपको ये नहीं पता होगा, आपको ये तो पता होगा कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना है उसका, आपको ये पता होगा कि इसका वॉच टाइम कितना आ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इसको कितने लोगों ने 100% देखा है। क्योंकि टिकटॉक में तो आपको ये मिल जाता है कि कितने लोगों ने उसको एंड तक देखा है। ये तो हम देख सकते हैं ना, ये तो ऑब्वियसली वो एंड पर जब एवरेज व्यू ड्यूरेशन के मार्क पर जाते हैं तो वहाँ पर पता लग जाता है कि 4%, हाँ तो वो 10%, 20%, हाँ मोस्टली मेरा तो लेकिन 33 टू वो तो 40% जो है वो वो आपको रहता है। वो आपको एक आइडिया देता है, लेकिन आप उसको परसेंटेज में निकालेंगे ना, लेट से आपकी व्यूज आ रहे थे 100,000 व्यूज आए लेट से, और आखिर में वो 4% पे गया है, तो उसका मतलब है 40 लोगों ने देखा होगा। मैं उसको वैलिडेट मोस्टली भी कर सकता हूँ कि पॉडकास्ट जो है वाकई ना, 40 वो लोगों ने मैंने देखा देखा है है। इतनी जाती होती हैं। जो रिसेंटली हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड की थी, वो एंड पे मेरे ख्याल में कोई एक पॉडकास्ट हमारी कोई 8% तक थी, 4%। मैं देख के मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार, जब आप वो कंटेंट बना रहे हो तो दूसरा कंटेंट जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता है हमारा, जो रेगुलर आप भी बनाते हैं मैं भी बनाता हूँ, उसके अंदर ज़ाहिर बात है कि हमारे 25%, 30%, 30, आपकी शायद ज़्यादा भी होती हो, मेरे तो 33% के आसपास ही रहते हैं, 33%, 40%, मेरा या कोई 30% से लेके 50% के दरमियान होता है। 30% से 50, मेरा 33% टू 40% जो है इसके दरमियान रहता है। कुछ जो है वो बिल्कुल ऑफ द टॉपिक, कई ऐसी वीडियोस मैं बना देता हूँ जो कि बिल्कुल ऑफ द टॉपिक हो, मुझे लगता है कि यार ये चीज़ मुझे कवर करनी चाहिए, उसके अंदर कई दफ़ा रिटेंशन गिर भी जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ 33 टू 40% जो है वो मेरी रहती है। बट जो सही है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गिर जाती होती है ये चीज़। हाँ वो तो गिरती है उसमें, इसमें कोई शक हाँ, नहीं। फिर चैप्टर्स भी डालते हैं ना, तो उन चैप्टर्स के हिसाब से भी चैप्टर्स लोग के देख रहे हिसाब होते से हैं। भी लेकिन लोग देख रहे लेकिन होते मैं हैं। उसी चीज पे वापस आता हूँ कि वो आप इस तरह देख सकते हैं कि अगर आप अपने एंड स्क्रीन के एलिमेंट को सही से डालते हैं ना, तो मैं अपना एंड स्क्रीन हमेशा सही से डालता हूँ, उसमें मुझे पता है कि 3 एलिमेंट्स मैंने डाले हुए होते हैं। तो जब मैं अगर लेट से एक वीडियो का एक्सपोर्ट करता हूँ एक्सेल के अंदर, तो मुझे ये पता चल जाता है कि कितने लोग एंड स्क्रीन तक पहुंचे हैं। तो वो एग्जैक्ट मुझे नंबर बता देता है कि इतने लोगों ने आपकी एंड स्क्रीन तक पहुंचे, इसका मतलब है वो पूरी वीडियो देखी है। तो अगर वो 4% से कंपेयर करेंगे ना, तो आप लेट से आपका 4% एंड पे जा रहा है, वो 40 बनता है 1000 व्यूज के ऊपर। अगर आप एंड स्क्रीन से उसको कंपेयर करेंगे, वो जरूरी नहीं कि उससे कंपेयर कर सके। तो इसका मतलब है आपका जो एग्जैक्ट नंबर है वो उससे नहीं आएगा परसेंटेज से, वो एंड स्क्रीन एलिमेंट से आएगा। तो इसी तरह के लेकिन और वली बहुत भाई, सारे एंड स्क्रीन के ऊपर तो CTR भी होता है ना, कि जितने लोग देखेंगे उसके अंदर से ज़ाहिर बात है कि 10% या 12% होंगे जो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। मोस्टली तो एंड नहीं, स्क्रीन के ऊपर क्लिक नहीं। क्लिक की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ अपीयर की एंड बात कर स्क्रीन रहा हूँ, शोन, एंड स्क्रीन अच्छा अपीयर हो जाए। इंप्रेशंस की बात कर रहे हैं आप, हाँ एंड स्क्रीन के जो इंप्रेशंस हैं वो। हाँ हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा। और वो चीज आपको स्टूडियो में देख के पता नहीं चलेगी, वो चीज आप एक्सेल में जब उसको एक्सपोर्ट करेंगे ना डेटा को, तब आपको मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्सेल के तो जो आप मुकम्मल डाटा वो एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मैं वो चीज़ करता होता हूँ कि यूट्यूब की सर्च टर्म है वो एक्सेल के अंदर हाँ एक्सपोर्ट करके देखता होता हूँ कि बेसिकली क्या लोग जो है वो सर्च कर रहे हैं और किस हिसाब से लोग जानने की कोशिश करते हैं, और हाँ मोस्टली हाँ और बिल्कुल। मोस्टली तो ऐसा भी होता है। इसमें जी इसमें जी इसमें आप। इसीलिए क्योंकि YouTube इतना फीडबैक दे रहा था, तो मुझे फिर मजा आने लगा उसमें। फिर मैंने कहा यार इसको मैं और इम्प्रूव करता हूँ, तो हो सकता है और रिटेंशन आए। तो वाकई मुझे नजर आया कि यार जब मैं अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाता हूँ, उसमें ज्यादा चार्ट्स यूज करता हूँ या ग्राफ्स यूज करता हूँ या मतलब लोअर थ्रेड्स यूज करता हूँ, तो उसके अंदर लोग ज्यादा उसमें एंगेज हो जाते हैं। लेकिन रिटेंशन कुछ बढ़ टॉपिक्स जाती है। ऐसे होते हैं, हाँ लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि वो टॉपिक्स ही इटसेल्फ आपको रिटेंशन देते एंगेजिंग हैं, होते तो हैं वो बिल्कुल टॉपिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। हाँ ऐसे। और इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि भी आपके ऊपर टाइम भी डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है कंटेंट क्रिएशन को देने। ऑल्दो कि ये हमारी ज़ाहिर बात है फुल टाइम जॉब तो हो नहीं सकती ऑब्वियसली, कि हम मिलियन सब्सक्राइबर्स पर तो बैठे नहीं हुए।
तो उस टाइम के हाँ ऊपर तो जाके अब बंदा कह सकता है कि हमारी फुल टाइम जॉब है, बट अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक पैशन होता है बंदे का कि नहीं यार ये हमें शौक है तो हमने करना है। क्या कैमरा आपको मतलब कि स्टार्टिंग के तो चलाने आता है जब आपने कैमरा लिया, ऑब्वियसली कैनन यूज़र हैं आप, क्या आपको, आपने बताया था मुझे, क्या आपको हाँ पहले दिन से ही कैमरा कैनन का चलाने आ गया था, या मेरी तरह आपका भी सिर दर्द होने लग गया था देख के कि यार यार, क्या करूं क्या? कैनन का ये वाला कैमरा मैंने आज से कोई ज्यादा नहीं 1.25 साल पहले लिया था, और जिस टाइम पे मैंने लिया था मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि यार लोगों की इतनी अच्छी क्वालिटी हो जाती है, मेरी तो मोबाइल जैसी कैमरे क्वालिटी लग रही है, अभी भी कोई फर्क नहीं आया। फिर मुझे हल्के हल्के इतना उसके अंदर, अब वही बात है, या तो आप कोर्सेज ले लें, क्योंकि हम्म, कोर्सेज होते हैं, आपको अच्छे अच्छे क्रिएटर्स के कोर्सेज ले सकते बिल्कुल। हैं आप। जी मैंने ऐसे ही है। कोर्सेज ऐसा ज्यादा नहीं लिए, नहीं लिए ही नहीं हम्म, मैंने, इनफैक्ट मैंने स्किल शेयर के ऊपर थोड़ी बहुत क्लासेस ली थी। अली अब्दाल, अगेन मैं कहता हूँ किसी को अगर क्रिएटर बनना है तो अभी भी अली अब्दाल का 3-3 साल पुराने जो इसकी कोर्सेज है ना वो बहुत प्रोडक्टिविटी अच्छे के हैं, स्किल कोर्सेज शेयर के बड़े ऊपर अच्छे ज़बरदस्त होते हैं स्किल शेयर के ऊपर जो पढ़े हैं। हैं। हाँ हाँ, तो मैंने उसके कोर्सेज लिए तो मुझे उससे काफी हेल्प मिली थी, लेकिन फिर भी आप जब प्रैक्टिकली करने जाते हैं तो वो आपको खुद ही हिट एंड ट्रायल से होता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये जो 2 लेंसेज आए मेरे पास कैमरे के, ये क्यों आए, और क्योंकि मुझे सच मुझे तो नहीं पता करना कि मैं, दिमाग में तो मेरे यही था ना, बल्कि हम्म, मेरे साथ जो मेरे और कुछ दोस्त हैं जो क्रिएटर्स हैं, वो शुरू से ही उनका ये माइंडसेट था कि हमें एडिटिंग तो करनी ही नहीं है, हमारा काम है कंटेंट बनाना और हमें एडिटर को दे देना है, वो एडिट करता रहेगा। मैंने हम्म, ये कभी भी मेरी कोई भी वीडियोस खुद, मैं हमेशा सारी वीडियोस खुद एडिट करता हूँ, और उसका रीजन ये, एक तो ये मैं पाकिस्तान में नहीं बैठा हुआ, पाकिस्तान में एडिटर फिर भी आपको सस्ते मिल सकते हैं, यहाँ तो बहुत महंगे हैं। तो बहुत महंगे और हैं दुबई में तो। रिमोटली एडिट करवाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मुझको खुद से सारी वीडियोस खुद एडिट करता हूँ। जबकि हम्म, अगर आपने पहले दिन से ये सोचा हुआ है कि आपको एडिटिंग खुद नहीं करनी, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन वैसे ही आ गया, क्योंकि वो एडिटिंग आप करवाएंगे, पैसे खर्च होंगे आपके, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं हफ्ते में 3 वीडियोस अगर डाल रहा हूँ तो मैं किस तरह से उसको आउटसोर्स कर सकता हूँ, वो तो फिर बहुत ज्यादा हम्म, एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। जो मैंने अभी रेट्स लिए अच्छे एडिटर से, वो तो मुझे काफी एक्सपेंसिव पड़ रहे थे, तो मैंने बिल्कुल कहा ये ऐसे मैं ही। खुद ही करता हूँ फिलहाल। और फिर जब आप ये कर रहे होते हैं ना, तो आप सीख रहे होते ऑटोमेटिकली हैं। आपकी सीख रहे होते हैं, और बहुत सारी चीजें आप, मैं बहुत ज्यादा तेज हो गया हूँ, मैं फाइनल कट प्रो यूज करता हूँ, मुझे हम्म, बहुत सारी चीजें अब ऐसी हो गई हैं कि मैं कीबोर्ड और माउस की जरूरत भी नहीं पड़ती, सिर्फ कीबोर्ड से काम कर रहा होता हूँ। तो ये डाविंची ट्राई चीजें किया आपने? शौक के ऊपर डाविंची ही है, रिजॉल्व? शौक से आती है। डाविंची रिजॉल्व मैंने ट्राई किया मैंने आपने? कोई और मैंने एक एक वीडियो शुरू में देखी थी कि आप कोई भी एडिटर स्टार्ट करें यूज करना, तो हम्म, आप उसी को फिर देख लें, उसी के आप ऊपर एडिटर, फोकस्ड हैं। क्योंकि बट क्योंकि फाइनल, आप चेंज नहीं कर। जी, फ्लेक्सिबिलिटी आपको इतनी नहीं मिलती फाइनल कट प्रो के ऊपर जितनी आपको डाविंची के ऊपर मिलती है कलर ग्रेडिंग के अंदर। मैंने जब स्टार्ट की, जैसे आपने बताया ना, सेम सिनेरियो मेरा भी था। जब मैंने हाँ पहले तो ज़ाहिर बात है मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता था, जब पता लगा कि भी नहीं कैमरा होना चाहिए एक प्रॉपर जो है वो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग उसी से बनेगी और अच्छी क्वालिटी मिलेगी, तो मैंने कैमरा लेकर आया। तो कैमरा जब मैंने लगाया तो वीडियो रिकॉर्ड की, तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल मोबाइल की तरह रिकॉर्ड हो रही है, कुछ मुझे तो पता ही नहीं था बिल्कुल भी। बिल्कुल ना रिजल्ट कोई हम्म मज़ा कर रहा है, कुछ भी मज़ा नहीं कर रहा था। तो आहिस्ता-आहिस्ता जब पता चला कि भई यार ये कैमरे के अंदर सेटिंग्स होती हैं, ऑटो के ऊपर करके मैंने तो रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया और मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, वो कलर भी चेंज होने लगे। मोबाइल के ऊपर इतनी ज़्यादा कलर चेंजिंग नहीं होती है, अगर आप कैमरा के ऊपर, ऑटो के ऊपर आपने लगाया हुआ है, तो वो कलर चेंजिंग बहुत ज़्यादा रैपिडली कर जाता है अचानक से। वो एक्सपोजर काफी चेंज हो रहा था उसका। एक्सपोज़र चेंज कर जाता है। एक दफ़ा मेरा मुँह उसने लाल सुर्ख कर दिया, मैजेंटा टिंट ले आया मुँह के ऊपर, फेस के ऊपर, और मेरा फेस बिल्कुल लाल सुर्ख हो गया। मैं देख के हँस रहा हूँ अपने चेहरे को, और लिटरली वो वीडियो मेरी 80% रिटेंशन पे गई थी, बिकॉज़ टॉपिक ऐसा था। और मैं हाँ अक्सर वो वीडियो अपनी देख के हँस रहा होता हूँ कि यार ये वीडियो कितनी ज़्यादा ख़राब क्वालिटी है। ऑल्दो कि आपकी जो मतलब कि कंटेंट की अपनी जान होती है वो भी मैटर करती है, बट साथ वीडियो क्वालिटी भी मैटर करती है कि वीडियो क्वालिटी कैसी है, अगला देखने का अगले का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। ऐसे ऐसा अब तो लॉग प्रोफाइल के बिल्कुल। अंदर शूट करता हूँ मैं। पहले स्टार्टिंग मैंने ली थी प्रीमियर प्रो से, बट जब डाविंची के ऊपर जो है मतलब कि मैंने कन्वर्जन की, तो ऑब्वियसली एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई वो है कलर्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी। आप ग्रेडिंग इतनी ज़्यादा कर सकते हो, इवन के फ्री वर्जन में इसको यूज़ कर रहा हूँ डाविंची का। तो अच्छा डाविंची के अच्छा फ्री अच्छा। वर्जन के अंदर भी आपके पास इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जितना चाहें उसको जो है ना वो खींच तान के अपनी मर्ज़ी का कर लें, और मज़ा बहुत आता है ग्रेडिंग का। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मुझे इसका आइडिया नहीं, कलर ग्रेडिंग मैं करता हूँ फाइनल कट प्रो पे, लेकिन इतने डीप नहीं करता। मुझे जितना थोड़ा सा समझ में आ जाता है ना, हुँ, मुझे विद इन 5 मिनट जितनी कलर ग्रेडिंग कर सकता हूँ उतनी कर लेता हूँ, उससे ज्यादा मैं टाइम नहीं लगाता उसमें। फाइनल कट प्रो का जो मुझे सबसे ज्यादा फायदा लग रहा था वो ये कि मैं तो, एक तो ये कि मैं एप्पल यूजर हूँ, तो हुँ, मैं कोई या और ऐप उस पर डालता, तो जितनी भी एप्स मैंने देखी, अगर मैं सीरियसली काम करता तो सारे के सारे मंथली सब्सक्रिप्शन के ऊपर थी, तो ऐसे ही है। मुझे पैसे किसी पे इन्वेस्ट नहीं करने थे, डाविंची फ्री अब है, मंथली डाविंची खाता ट्राई था। करना आप, डाविंची डाउनलोड करके ट्राई करना, अच्छा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। उसके अंदर ज़्यादा नहीं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जब कलर ग्रेडिंग, आप मेरे ख्याल कैनन के अंदर लॉग प्रोफाइल है उसका, मुझे नहीं पता। कैनन का कैमरा आप यूज़ करते हैं ना?
हाँ, मैं कैनन यूज़ करता हूँ। तो कैनन के अंदर लॉग मुझे प्रोफाइल तो नहीं है आई थिंक सो। मुझे मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी देखा हो उसके अंदर। हाँ जी। सोनी सोनी के अंदर आप भी कन्वर्ट कर जाएँ, सोनी के अंदर लॉग प्रोफाइल है जो कि मुकम्मल फ्लैट आपको जो है ना वो वीडियो रिकॉर्डिंग करती है, जिसके अंदर कोई कलर्स होते ही नहीं है, आपको बाद में कलर्स उसके अंदर ऐड करने होते हैं। तो वो लिटरली अच्छा, ऐसे जब अच्छा। रिकॉर्ड करते हैं तो ब्लैक एंड वाइट लग रही होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे ब्लैक एंड वाइट आप शूट कर रहे हैं। खैर काफ़ी ज़्यादा ऑफ द टॉपिक राइट। हम चले गए हैं वापस पैसिव हाँ, इनकम पर। हाँ। हाँ, नहीं पैसिव इनकम वही मैं तो कह रहा हूँ ना कि इसको पैसिव इनकम कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब लोग काम करते हैं, उसको शुरू से आपको नहीं सोचना चाहिए पैसिव इनकम का। आपको जब तक हुँ, आपका पैशन नहीं है ना इसके अंदर, जब तक आप इसका इनकम के बारे में सोचना शुरू कर हुँ। देगा कंटेंट क्रिएशन को, तो आप गलत डायरेक्शन में चले जाएँगे। और वली भाई आपकी नज़र में कितने साल लग जाएँगे एक आदमी को, अगर एक आदमी स्टार्ट वैसे वेस्टर्न यूट्यूबर्स का तो उनकी तो मेंटालिटी ऐसी है ना कि वो 5 साल का अपना एक जो है वो टारगेट रख कर चलते हैं कि हमने अगर कंटेंट क्रिएशन आज स्टार्ट किया तो हम 5 साल बाद जो है वो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ऑल्दो कि वो पहले पहुँच जाए या बाद में पहुँचे वो अलग बात है, लेकिन वो प्रोजेक्शन 5 साल की लेते होते हैं कंटेंट क्रिएशन के अंदर। पाकिस्तान में लोग नहीं लेते 5 साल की, वो कहते हैं कि आज हमने वीडियो बनानी स्टार्ट की है तो अगले महीने हमारे मिलियन मिलियन व्यूज़ आने चाहिए। वैसे कितनी टाइम एक लगता है हुँ। कंटेंट क्रिएटर को एक एक्सपोज़र लेने के यार अंदर? आपकी आपकी नीश भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसके अंदर अगर आपका व्लॉग चल गया तो फिर हुँ, तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो वो आप तो दिनों के मेरे अंदर ख्याल से आप आ गए। 3-4 महीनों के अंदर भी आप ऊपर जा सकते हैं। लेकिन हुँ, अगर वो नहीं चला तो फिर आप बैठे रह जाएँगे और बहुत सारे लोगों का नहीं चलता क्योंकि हम कितने व्लॉगर्स को देखते हैं जो कि 100 के प्लस सब्सक्राइबर के साथ होते हैं, लेकिन कितने होंगे वो? कितने बहुत कम होते हज़ार हैं। ऐसे होंगे जो नहीं पहुँच सके वहाँ पर। तो इस तरह भी होता है, प्लस एक एजुकेशनल कंटेंट के अंदर तो वैसे भी कोई जो है ना आपको ग्रोथ उस तरह से नहीं मिलती है। नहीं तो मिलती। मैं इसको बिल्कुल ऐसे नहीं कहता कि एजुकेशनल अच्छा है और जो एंटरटेनमेंट के जो व्लॉग्स हैं वो इतने अच्छे नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ बल्कि जो व्लॉग कर रहे हैं जो बड़े से बड़ा व्लॉगर है मैं उसको एप्रिशिएट करता हूँ कि वो कर रहा है काम और उसको व्यूअरशिप मिल रही है। या आपको नहीं पता कि वो किस तरह से काम कर रहा है। आपको नहीं पता हुँ, उसने उसकी पीछे की क्या क्या हिस्ट्री रही स्ट्रगल है है। मैं उसकी? इवन बिल्कुल और मैं कोई भी चाहे वो वायरल हो गया कोई हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं सबको एप्रिशिएट करता हूँ, सबको जो है मैं कहता हूँ कि यार उसकी अपनी किस्मत है, हुँ, हमारी अपनी किस्मत है, वो अपनी सब अपनी किस्मत का ही ले रहे हैं और जो भी काम हो रहा है वो इवेंचुअली अगर उसके अंदर फ्लेयर नहीं है तो वो बैठ जाएगा। लेकिन अगर उसने एक वायरलिटी की वजह से उसको बेस बनाकर उसको आगे फर्दर उसने इम्प्रूव किया, तो वो हुँ, उसकी अपनी टेक्निकल स्किल्स थी ना, कि उसने सिर्फ वायरल होने के बाद बैठ नहीं गया। कोई किसी बंदे के अंदर अगर खुद कुछ नहीं होगा तो वायरल होने के बाद बैठ जाएगा, फिज़ल आउट हो जाएगा वो। लेकिन अगर कोई वायरल होने के बाद उसने अपने आप को फिर से ग्रूम करके और फर्दर उसके अंदर काम करके ग्रो किया तो इसका मतलब है उसके अंदर भी कुछ है ना। ऐसे तो नहीं सिर्फ एक वायरल वीडियो के ऊपर वो ऊपर चला गया। कुछ बिल्कुल लोग ऐसे होते ही हैं है। जैसे मेरी कोई वायरल वीडियो नहीं जाती। हाँ, सर्च के अंदर बहुत सारी आती हैं लेकिन वायरल कोई नहीं जाती। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है मेरी ना मैं भी नहीं वैसे ही जाती। बैठ जाऊँगा। मुझे मुझे हाँ, बस सर्च के अंदर बहुत मुश्किल मुझे पता है कौन से टॉपिक्स में सर्च में जाती है। मैं उस पे हुँ, कभी-कभी बनाता भी हूँ। 6 महीने में 1 दफ़ा मैं बनाता हूँ उन टॉपिक्स के ऊपर रिपीट करता हूँ। ताकि बिल्कुल ऑफ ऐसे ही है। कोर्स आपको जब व्यूज़ तो चाहिए ना, आपको सब्सक्राइबर्स भी चाहिए, आप ऐसे ऑब्वियसली, ही तो नहीं बनाएँगे। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो एजुकेशनल कंटेंट आप इंडिया के एजुकेशनल कंटेंट देख लें, एक तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हुँ, आपके जो जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं इंडिया के, हुँ, वो मैं नहीं समझता कि हम पाकिस्तान में कोई भी उसके क्लोज़ भी होगा। मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ ना ध्रुव राठे का या लेट्स से बहुत जो बड़ा। इवन जो उनके व्लॉगर्स हैं, जो उनके ध्रुव राठी व्लॉगर्स का तो भी हैं ना कंटेंट ट्रैवलिंग बड़ा देसी कमाल का वगैरह। है। हाँ, इसी तरह और नितेश है आई थिंक एक एक नितेश बंदा और राजपूत इसी है, तरह के और बड़े कमाल का हाँ, कंटेंट नितेश देखने राजपूत का मज़ा आता है बड़ा उनके कंटेंट देखने का, क्योंकि एक अट्रैक्टिव कंटेंट होता है और हाइपर किस्म की जो एडिटिंग की होती है, अचानक से टक टक करके जो है वो एनिमेशंस ऊपर आके लग रही होती हैं, लिटरली वो बंदे को हाँ। मुकम्मल जोड़ के रखती हैं एंड तक कि आप देखो उसकी कंटेंट को। और हम्म, एजुकेशनल कंटेंट है, ऐसा भी नहीं क्योंकि एंटरटेनमेंट कंटेंट है वो, बिल्कुल। एजुकेशनल कंटेंट में थोड़ा हम्म, बहुत एंटरटेनमेंट डाल के वो दिखा रहे हैं, तो वो चलता है ना कंटेंट, लेकिन हम लोग उस तरह का बना नहीं रहे, एज़ सिंपल एज़ दैट। कोई लेकिन बनाना शुरू कर दे। वली भाई ऐसी भी प्रॉब्लम बात है ना, ये भी है ना कि ऑडियंस भी नहीं है ना, पाकिस्तान में ऐसे इतनी ही बड़ी है बिल्कुल। ऑडियंस नहीं है जितनी मुझे बड़ी कई ऑडियंस में इंडियंस इंडिया के में। कमेंट्स कई इंडियंस के मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भी आपका जो कंटेंट है और भाई कमेंट ही आ रहे होते हैं कि भी वी कांट बिलीव कि भी आपके इतने कम सब्सक्राइबर कम व्यूज़ आ रहे हैं, बिकॉज इंडिया के अंदर ये हुँ। एक जो है उनकी साइकी है, वो देखते हैं एजुकेशनल कंटेंट को। हम लोग एजुकेशनल कंटेंट को नहीं इस तरीके से पसंद करते, ना ही हम इतने ज़्यादा एजुकेशनल कंटेंट को देखते हैं। हाँ, ऐसे ही है। मतलब उनके जो एजुकेशनल कंटेंट के अंदर मैं मेरे ज़हन से नाम निकल गया है लेकिन ऑलमोस्ट उस बंदे के 30-35 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और उसने एडसेंस भी नहीं लगाया हुआ अपने यूट्यूब के ऊपर। संदीप माहेश्वरी संदीप महेश्वरी, हाँ। अब ऐसे लोग भी हैं वहाँ पर मोनेटाइज ही जो नहीं किया हुआ उसने। मोनेटाइज़ नहीं किया हुआ उसने। लेकिन एडसेंस उसका अपना मोडिसाइ बहुत मो बड़ा मोड बिजनेस है, उसका अपना बहुत बड़ा बिजनेस हाँ, है। मीडिया बिज़नेस हाँ, ठीक है लेकिन फिर भी मतलब
आई मीन और भी और हैं, जैसे वो अंकर वरीको है, या उसने भी अपना या चैनल मोनेटाइज नहीं किया हुआ। तो वहां पर बड़ी एग्जांपल्स दूसरी तरह की हैं। हम इंडिया से जब बात करते हैं ना, हमें देखना चाहिए कि उनकी क्या पॉजिटिव्स हैं, और ठीक है उनके नेगेटिव्स बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे अपने नेगेटिव भी बहुत सारे हैं, तो अपने हमें नेगेटिव भी बहुत दोनों सारे के हैं, हमारी पॉजिटिव। पॉलिसीज भी कोई अच्छी नहीं है इतनी खास उनको लेकर। हाँ, तो इसलिए बस मेरे ख्याल से तो हमें पर्सनल लेवल के ऊपर जितना हमें आंखें बंद, हमें जो काम करना है इस वक्त बाय द वे पाकिस्तानियों को, वो आंखें बंद करके अपने चीज को इम्प्रूव करना है, रात इधर उधर देखने के बजाय कि नॉइज क्या हो रही है, लोग क्या कह रहे हैं, उन चीजों को देखने के बजाय हमें अपना काम स्ट्रेट लाइन के अंदर करना है। अगर हम अपना काम करेंगे, अपनी चीज को इम्प्रूव करेंगे, अपनी फैमिली को इम्प्रूव करेंगे, अपने सिटी को इम्प्रूव करेंगे, इवेंचुअली फिर पाकिस्तान भी इम्प्रूव होगा। लेकिन हम अपना पार्ट प्ले नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, सिर्फ गालियां देने से कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा वरी भाई, फाइनली एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव के अंदर ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर, ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर दो किस्म की कैटेगरीज हैं इस टाइम के ऊपर। पहले एक कैटेगरी को आप डिफाइन कर देना, उसके बाद दूसरी कैटेगरी। पहली कैटेगरी तो वो है कि जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी रुपए के अंदर ही इनकम कर रही है, और वो तो लिटरली इस टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़े हैं कि उनका क्या बनेगा। जिस तरीके से इन्फ्लेशन जा रही है, ज़ाहिर बात है सैलरीज़ के अंदर इंक्रीमेंटेशन उस हिसाब से नहीं हुई, और अगर हुई भी है तो वो बहुत ज़्यादा कम हुई है, अव्वल तो हुई नहीं है ज़्यादातर लोगों की, वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं। एक और यहाँ पर पाकिस्तान के क्लास है जो कि डॉलर्स के अंदर अर्निंग कर रहे हैं। ये जो दो क्लासेस हैं एक्चुअल में, एक पीकेआर की और एक डॉलर की, ज़ाहिर बात है कि इन दोनों क्लासेस का ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये एक ही पर्सपेक्टिव के अंदर इसको हम रख सकते हैं कि भाई ये दोनों एक ही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है कि जो पीकेआर के अंदर अर्निंग कर रहा है और एक डॉलर के अंदर, तो एक आम से आम फ्रीलांसर भी है तो $2500-3000 $3500 महीने का बना लेते हैं। तो वहाँ पर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट पर्पस के तौर पे हम देख सकते हैं कि कौन सा आदमी किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर चले। ज़ाहिर बात है कि ऐसा तो नहीं कर सकते हम कि जो पीकेआर के अंदर कमा रहा है उस क्लास को हम बिल्कुल ये कर दें कि आप इन्वेस्टमेंट ही ना करो, वो तो चीज़ बिल्कुल ही अलहदा हो जाएगी, एक ऑफ द ट्रैक चली जाएगी। तो किस तरीके से हम इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर लेके चल सकते हैं? अच्छा, इसमें मैं पहले उसको एड्रेस करता हूँ जो आप कह रहे हैं ना कि जो लोग डॉलर्स में कमा रहे हैं, तो पहले मैं उसको एड्रेस कर देता हूँ। वो छोटा आंसर है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि वो जो लोग हैं वो ये ना समझें कि वो अपना किसी अल्लाह ना करे किसी मुश्किल से दूर हैं, क्योंकि कभी मैंने जैसे एग्जांपल शुरू में भी दी थी कि ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जिनकी 50,000 दिरहम सैलरी थी और वो इस वक्त जेल में बैठे हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। और वो ये नहीं कि बहुत कोई बड़ा उन्होंने मतलब कोई जुर्म किया था, लेकिन क्योंकि उनकी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट थी, क्रेडिट कार्ड सही नहीं यूज किया उन्होंने, लोन्स को सही नहीं किया, फिर आपस की लेन देन में भी प्रॉब्लम थी, तो वो इवन जिसके पास पैसे इनकम आ भी रही है ना, उसको भी अपनी फाइनेंसेस को हर वक्त देखना चाहिए, डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। जिसके बाद डॉलर में आ भी रही है तो उसको देखना चाहिए कि सारे पैसे खर्च ना कर दे, कोई प्रॉपर इन्वेस्टमेंट भी करे। और अगर वो पाकिस्तान में बैठकर ये डॉलर कमा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भी कर सकता है और बाहर भी कर सकता है। बाहर करने के, एज यू सेड बिफोर, के लोग दुबई में अकाउंट खोल लेते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, यहाँ से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में मंगवा लेते हैं पैसे, लोग गाड़ियां खरीद लेते हैं, वो सही नहीं है। आपको अगेन कोई प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये तो बात होगी डॉलर वालों की, कि उनको भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि पैसे कमा रहे हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे नहीं, उनको भी करनी है। जो बेचारे पाकिस्तान के अंदर जो रुपी में कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उनका प्रॉब्लम है। उनको जो है ना, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि उनके, अब मैं कहना ही छोड़ दिया है कि यार अपने खर्चों को कम करें, क्योंकि मुझे पता है कि खर्चे कम करना बहुत मुश्किल हो गया अब, क्योंकि कैसे? महंगाई इतनी हो गई है कि आपके कुछ भी, आप अपने आप को कितना भी कट डाउन कर लें, वो इतनी महंगी चीजें हो गई हैं। पहले तो ये होता था ना कि अगर आपकी ग्रोसरी महंगी हो रही है तो एक सर्टेन लेवल, लेट्स से किसी एक लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी है, तो उस पर यह इंपैक्ट नहीं पड़ता कि ग्रोसरी महंगी हो रही है, क्योंकि ग्रोसरी का बिल उसका आ रहा है 15-20 हजार रुपए का, अब उसके तो लाख लाख बाकी बिल जो आ जाता खर्चे है हैं बिजली का। हाँ, एग्जैक्टली। तो अब खर्चे ही ऐसे हो गए कि आपको जो है वो और ये मैं बात उनकी कर रहा हूँ जिनकी थोड़ी कम सैलरी है। जिनकी ज्यादा सैलरी है उनको फिर भी मैं कहता हूँ उनके पास फिर भी हेडरूम है, वो उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। जैसे एग्जांपल दी थी कि भाई 2 करोड़ की गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, लेकिन घर में एसी चलाने के पैसे नहीं है, बिल बिल नहीं जमा कराना उसका। तो इस तरह के जो लोग हैं उनकी साइकी तो डिफरेंट ही है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन बेचारों के पास लेट से 1-1.5 लाख रुपए सैलरी है, उसमें बच्चों की एजुकेशन भी करनी है, फीस भी देनी है, वो सारी चीजें भी करनी है। उनके लिए वाकई मुश्किल है। उनको ये देखना चाहिए कि जो चीज हम पाकिस्तान में नहीं कर रहे, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डुअल इनकम होना चाहिए। घर में अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो दोनों को फिर काम करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक सिंगल इनकम के ऊपर आप काम चलाएं उसको। तो ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इवन मैं यूएई में देखता हूँ, यूएई में क्योंकि इनकम बहुत ज्यादा अच्छी होती है तो लोग सिंगल इनकम पे काम चला सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग कर रहे होते हैं जो दूसरा हाउस होल्ड होता है। पाकिस्तान में तो लाजमी करना चाहिए, कुछ नहीं तो घर पे बैठ के ट्यूशन ही पढ़ा लें। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि जो भी बंदा मेन ब्रेड विनर है उसको अपनी इनकम को इंप्रूव करना चाहिए। अभी ये बात तो हो ही नहीं रही है कि उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कुछ पैसे बचते हैं तो मेरा टारगेट तो
अगेन वही होगा कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। उसका रीजन ये है कि आप 5,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और 5,000 रुपए हल्के हल्के करके वो कंपाउंड होंगे, थोड़े बहुत पैसे भी बढ़ेंगे, प्लस आपका अगेन एज आई सेड बिफोर के एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। ये चीज लाजमी करनी है। आप ये तो नहीं हो सकता कि आपके पास पैसे भी कम है, आपके पास इन्वेस्टमेंट्स आपको करनी है, लेकिन आपके पास सैलरी इतनी कम है कि आपके खर्चों के बाद थोड़े बहुत पैसे बचते हैं। अब वो थोड़े बहुत पैसों से आप घर तो नहीं खरीद सकते। आपके महीने के 10-15 हजार रुपए 20,000 रुपए बच रहे हैं, तो 100% आप उससे कभी भी अगले 20 साल के अंदर भी घर नहीं खरीद सकेंगे। तो आप कम से कम उनको ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें कि कुछ तो ग्रो करे ना वो। प्लस आपको अपनी इनकम को इंप्रूव करना चाहिए, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी चाहिए। हम लोग पाकिस्तान में देखते नहीं है प्रोडक्टिविटी। अब लेट से पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने हमें फंसाया हुआ होता है, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, कोई कभी हड़ताल हो गई, कभी कोई मसला, फंसे हुए होते हैं लोग उसमें। लेकिन कुछ करके मैं कहता हूं कि जो टाइम आपका सुकून वाला टाइम होता है ना, जैसे अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, उस टाइम पे 2-3 घंटे जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। उस टाइम पे आपको अपने वो काम करने चाहिए जो कि दिन में नहीं हो सकते। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आती हैं आपके पास, तो उसमें वो काम करने चाहिए। पैसों को इन्वेस्ट करना तो आपको हर सूरत में है, लेकिन अगर मुझसे कोई यहाँ भी पूछता है ना कि लेट से उसकी सेविंग है 1,000 दिरहम की, तो वो यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दे, मैं कहता हूँ नहीं, बिल्कुल भी यूएस के स्टॉक्स में 1,000 दिरहम के ऊपर आप इन्वेस्ट ना करें। हाँ, आप थोड़े बहुत पैसे डाल सकते हैं, अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं आ रहे तो आप लेट से $200-300 उसमें डाल सकते हैं, या लेट से 200-300 दिरहम्स डाल सकते हैं। बाकी पैसे आप थोड़े बहुत पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में डालें और उसको कुछ अरसे चलाएं। उसको आप कम से कम 2-3 साल उसको चलाएं, ताकि आपको उसमें एक्सपीरियंस मिले और इवेंचुअली आपको पैसे बढ़ेंगे। जब पैसे बढ़ेंगे तो आप ज्यादा पैसे जब आएंगे तो आप वो गलती नहीं करेंगे जो आपके पास लेट से किसी के पास 3-4 साल तक कम पैसे आ रहे थे, उसने कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, 4 साल बाद उसकी जॉब लग गई दुबई में। अब वो दुबई लैंड करता है और उसके बाद उसको एकदम से बहुत सारे पैसे मिलते हैं, नजर आते हैं लोगों की। इनफैक्ट 5 टाइम्स टू 10 टाइम्स सैलरी बढ़ जाती है जब दुबई आते हैं। लेकिन उसके बाद वो गलतियां शुरू करते हैं, और गलतियां इसलिए करते हैं कि पिछली लाइफ के अंदर उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई होती। अगर वो पिछली लाइफ में कम पैसों के ऊपर कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर भी देते तो उनको पता होता कि यार स्टॉक्स में इस तरह से नहीं करना है। अब जब वो वहां पर दुबई आने के बाद जब पैसे बढ़ गए, अब जब पैसे बढ़ गए तो अगर वो गलती करेंगे तो वो बड़े पैसों पे गलती करेंगे। तो बिल्कुल। चाहे आपके पैसे कितने भी कम हो, आपको हर सूरत में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट से अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। स्टॉक मार्केट ले लें या म्यूचुअल फंड ले लें, कम पैसों में इन्वेस्ट करें। अपना इमरजेंसी फंड हमेशा अपने साथ रखें, ताकि इमरजेंसी फंड से ये होता है कि आपको बुरे टाइम पे किसी से लोन नहीं लेना पड़ेगा, कोई अपने एसेट को बेचना नहीं पड़ेगा, कोई अपनी इन्वेस्टमेंट बेचनी नहीं पड़ेगी। और कितना होना चाहिए इमरजेंसी फंड? वैसे तो अल्लाह माफ करे, पाकिस्तान के अंदर अगर अल्लाह ना करे किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ गया, बल्कि मेरी अदील अजहर से एक पॉडकास्ट हो रही थी, अभी कल संडे है तो कल वो ऑन एयर आएगी, तो मैं उससे ऐसी बात कर रहा था क्योंकि मुझे बहुत सारी पाकिस्तान की चीजों का नहीं पता। अदील अजहर रेडियो जॉकी है पाकिस्तान के अंदर, और बहुत अच्छे वो प्रोग्राम करता है रेडियो की। तो आईबीए का ग्रेजुएट है, और अभी रिसेंटली कराची उसने के है ना जॉब, वो? कराची के हैं कराची वो? के, हाँ हाँ कराची के। तो अभी उन्होंने जॉब छोड़ी है रिसेंटली। तो मैं उनसे यही पूछ रहा था कि क्या क्या उसके स्टेप्स थे जॉब छोड़ने के। तो उसने बोला कि मैं इंश्योरेंस मैंने लाजमी ली थी, हेल्थ इंश्योरेंस, और वो कितने की थी? 80,000 रुपए की पूरी फैमिली की इंश्योरेंस थी, जो कि कुछ भी नहीं है। साल की इंश्योरेंस की 80,000 रुपए की मिल रही है। इंश्योरेंस का नाम सुन के लोग पागल हो जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, अजीब से। वो उनको ना गाड़ी की इंश्योरेंस करानी है, ना हेल्थ इंश्योरेंस करानी है, ना लाइफ इंश्योरेंस करानी है, कुछ भी नहीं कराना। कई तो तो हराम भी अगर आप कहते हैं ना इंश्योरेंस नहीं इंश्योरेंस को कराएंगे, मुकम्मल तौर पे। कई हराम भी कहते हैं। अब वो बात है कि किसको किस तरह ले रहे हैं, लेकिन अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो यार वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब बिल्कुल 80,000 में ऐसी है। आपको पूरी फैमिली का कवर मिल रहा है, बिल्कुल। आपको एक सुकून मिल रहा है। तो ये छोटी लेवल के ऊपर अगर आपकी कंपनी इंश्योरेंस नहीं दे रही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ऐसे खर्चे आ जाते हैं इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस ना होने की वजह से, कि वो सारे के सारे पैसे वाइप आउट हो जाते हैं। अगर अल्लाह ना करे आपको एडमिट होना पड़ जाता है किसी नॉर्मल किस्म के हॉस्पिटल में, तो महीने दिन का बिल वो उतना बन जाएगा जितनी उसकी महीने की सैलरी नहीं होगी। तो इसलिए इमरजेंसी फंड को एक पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में रखकर खासतौर पे इंश्योरेंस होनी चाहिए, और इमरजेंसी फंड होना चाहिए कम से कम 6 महीने से 1 साल का। और छोटा छोटा आपको इन्वेस्टमेंट हर सूरत में लाजमी करनी चाहिए। बिल्कुल। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम वली भाई। एंड गाइस, इनके चैनल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ ही साथ इनके ट्विटर का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चैनल को आप वॉच कीजिएगा, साथ इनका ट्विटर लाजमी देखिएगा, क्योंकि ट्विटर के ऊपर जो ये थ्रेड्स लिखते हैं काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार किस्म के और काफ़ी ज़्यादा अच्छी मज़े की गुफ्तगू करते हैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के रिलेटेड, कि आपने किस तरीके से इन्वेस्टिंग करनी है, अपनी ज़ाती पैसा होता है वो आपने किस तरीके से अपना बचा के रखना है। साथ ही साथ इजाज़त दीजिए। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।